नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल हायर मैथ्स में। आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड मैथमेटिक्स टीचर की इस वीडियो लेक्चर सीरीज में हमने एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा के कोर्स को स्टार्ट किया था। आज की इस वीडियो में मैं स्कूल लेक्चरर 2022 का मैथमेटिक्स का जो क्वेश्चन पेपर था उसे डिस्कस करवाऊंगी। इस वीडियो में हम 20 से 25 क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे और इसी तरीके से आने वाले 4 से 5 वीडियोज़ में हम इस पेपर को कंप्लीट कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन पेपर में जो पहला क्वेश्चन रहा होगा वो जीके का होगा। तो यहाँ पर मैथमेटिक्स का क्वेश्चन नंबर 2 है। तो देखिए यहाँ पर अ पार्टिकल डिस्क्राइब्ड डिस्टेंस 25 मीटर एंड 33 मीटर इन 5th एंड 7th सेकेंड रिस्पेक्टिवली। मतलब 5वें सेकेंड में 25 मीटर की डिस्टेंस कवर की है और 7वें सेकेंड में उसने 33 मीटर की डिस्टेंस कवर की है अंडर कांस्टेंट एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन जो है वो कांस्टेंट है, तो आपको एक्सेलरेशन की वैल्यू फाइंड करनी है यहाँ पर। तो देखिए हमारे पास एक फॉर्मूला होता है डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन nth सेकेंड। ये आपको याद रखना है, ये काफ़ी बार इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो देखिए डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन nth सेकेंड, इसका फॉर्मूला होता है ये SN मतलब nth सेकेंड में कितनी डिस्टेंस कवर की गई है, तो वो होगा u प्लस हाफ a 2n-1। a स्टैंड्स फॉर एक्सेलरेशन और u जो है वो इनिशियल वेलोसिटी है, ठीक है, और n जो nth सेकेंड, जिस सेकेंड पे आप डिस्टेंस देखना चाह रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए एक तो n = 5 के लिए और n = 7 के लिए आपको डिस्टेंस दी गई है, ठीक है। तो फॉर n = 5 आपके पास क्या होगा S5, वो आपको कितना दिया है 25 मीटर। u हमें नहीं पता, एक्सेलरेशन भी अननोन है जिसे हमें फाइंड आउट करना है। 2 × 5 तो ये हो जाएगा 10-1। तो यहाँ से आपको क्या इक्वेशन मिलेगी 25 = u प्लस 9/2a। ये हमारी पहली इक्वेशन हो गई। फिर हमें दिया हुआ है n = 7 पे, मतलब 7th सेकेंड में कितनी डिस्टेंस कवर की गई है 33 मीटर। तो यहाँ पर हम वैल्यूज़ रख लेते हैं, u की वैल्यू रख ली और यहाँ पर 7 दिया है n की जगह, तो वो हो जाएगा 14-1। इस फॉर्मूले में मैं वैल्यू रख रही हूँ, ठीक है। तो यहाँ से क्या मिल जाएगा अपन को 33 = u प्लस 14-1 इज़ 13/2a। तो इस तरीके से हमें दो इक्वेशन मिल गई। अब आपको जिसकी भी वैल्यू पूछी है, ठीक है, अब आप इस इक्वेशन को देखें तो इसमें देखो ये इक्वेशन में कितने पैरामीटर्स हैं। पहला है डिस्टेंस, इनिशियल वेलोसिटी, एक्सेलरेशन और जो टाइम है जिस सेकेंड पे आप देखना चाह रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपको 4 है कुल मिला के, ठीक है। तो आपको 2 गिवन कंडीशंस दी हुई है, 2 गिवन कंडीशंस दी हुई है, ठीक है, और 2 वैल्यूज़ गिवन है। तो इनको जब मैं पुट कर रही हूँ तो अब मेरे पास यहाँ पर अननोन कितने हैं u एंड a। तो 2 इक्वेशंस है हमारे पास और 2 अननोन है। तो इनको सॉल्व करके हम इजीली किसी भी अननोन की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। अगर आपसे इनिशियल वेलोसिटी पूछी होती तो वो भी आप निकाल सकते थे इन दोनों को सॉल्व करके। और अभी हमें इस केस में एक्सेलरेशन पूछा हुआ है। एक्सेलरेशन पूछा है, दैट मीन्स हमको u को एलिमिनेट करना होगा। u को एलिमिनेट कैसे कर सकते हैं, 1 और 2 को इन दोनों का डिफरेंस लेके, तो u ताकि इसमें से कैंसिल हो जाएगा। तो मैं सिंपली 1 - 2 कर रही हूँ। तो जैसे ही आप सब्ट्रैक्ट करेंगे 25 - 33, तो यहाँ से आपको कितना मिल जाएगा -8, u से u कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पर 9/2 - 13/2। तो यहाँ पे आ जाएगा आपके पास -4/2a, ये कैंसिल हो जाएगा, 2 माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। तो 8 = 2a, दैट मीन्स एक्सेलरेशन कितना आ गया 4। और जो यूनिट है वो देखिए डिस्टेंस मीटर में दिया हुआ है और टाइम सेकेंड में, तो ये हो जाएगा मीटर/सेकेंड², ठीक है। तो एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी आ गई 4, दैट मीन्स ऑप्शन 3 इज़ करेक्ट। तो इस तरीके से आपको करना है। यहाँ पर जो मेन फॉर्मूला था वो ये है डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन nth सेकेंड, तो आपको ये याद रखना है, ठीक है। इस फॉर्मूले को यूज़ करके हम इजीली एक्सेलरेशन की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ पर देखिए a b c 3 वेक्टर्स दिए हैं। अ वेक्टर इन द प्लेन ऑफ b एंड c, वेक्टर b और वेक्टर c के प्लेन में जो वेक्टर लाई कर रहा है हुज प्रोजेक्शन ऑन a इज़ 0। अब आपको यहाँ पर 2 कंडीशन दी है। पहली कंडीशन तो ये है कि जो वेक्टर हमको फाइंड आउट करना है वो वेक्टर b और c के प्लेन में लाई कर रहा है और उस वेक्टर का प्रोजेक्शन a पर कितना है 0 है। तो उस वेक्टर को मैं
एक्स से डिनोट कर देती हूँ जिस वेक्टर को हमको फाइंड करना है, ठीक है। अब पहली कंडीशन क्या गिवन है कि वेक्टर एक्स जो है वो बी और सी के प्लेन में लाई कर रहा है, इसका मतलब बी और सी के लीनियर कॉम्बिनेशन में हम उसे लिख सकते हैं। तो ये एक्स वेक्टर जो है ये कुछ इस तरीके से दिखता होगा। अब मैं यहाँ पर ना बी और सी की वैल्यू फाइंड आउट करती हूँ। बी की वैल्यू है आई, मैं इसको इस फॉर्म में लिख रही हूँ, ठीक है, ब्रैकेट की फॉर्म में इस वेक्टर को। तो ये मेरे पास पहला वेक्टर है। और म्यू वेक्टर सी कितना होगा 1 1, मैं कोफिशेंट्स लिख रही हूँ सिर्फ, ये आई जे के कोफिशेंट है, यहाँ पर भी इसी तरीके से। तो वेक्टर एक्स जो है उसका क्या रहेगा, उसका फर्स्ट कोफिशेंट हो जाएगा लैम्डा प्लस म्यू, 2 लैम्डा प्लस म्यू और माइनस लैम्डा माइनस 2 म्यू। ये वेक्टर एक्स जो है ये हमें फाइंड आउट करना है। तो ये वेक्टर कब फाइंड आउट होगा, जब मैं लैम्डा और म्यू को निकाल पाऊँ, ठीक है। अब यहाँ पर दूसरी और कंडीशन दी है कि ये जो वेक्टर है इसका प्रोजेक्शन ऑन वेक्टर ए इज़ 0। अब देखिए सेकेंड कंडीशन को हम यूज़ करते हैं, किसी भी वेक्टर का, मतलब यहाँ पर एक्स वेक्टर है, इसका प्रोजेक्शन ए वेक्टर पे निकालना है। तो उसका क्या फॉर्मूला होता है, एक्स वेक्टर डॉट ए कैप। ये हमें क्या देगा, प्रोजेक्शन ऑफ एक्स ऑन वेक्टर ए। तो इसका मतलब आपको उस वेक्टर का जो भी आपको वेक्टर पे प्रोजेक्शन लेना है उसका यूनिट वेक्टर यूज़ करना है। लेकिन ये प्रोजेक्शन हमें कितना दिया हुआ है, 0 है। किसकी वैल्यू कितनी है, 0 है, ठीक है। वेक्टर एक्स की वैल्यू हमारे पास ये है लैम्डा और म्यू की टर्म्स में, और ए का यूनिट वेक्टर। अब देखिए ए यूनिट वेक्टर जो है इसका अगर एक्स के साथ डॉट प्रोडक्ट 0 है तो हमें पता है वेक्टर एक्स और वेक्टर ए का डॉट प्रोडक्ट भी 0 होगा, क्योंकि यूनिट वेक्टर में हम क्या करते हैं, खाली मैग्नीट्यूड से डिवाइड करते हैं, ठीक है। इसका मतलब वेक्टर एक्स और वेक्टर ए का डॉट प्रोडक्ट 0 होगा। मैं यहाँ पर यूनिट वेक्टर मतलब मैग्नीट्यूड को लिखने का, मैग्नीट्यूड से डिवाइड करने का कोई मतलब यूज़ नहीं रहेगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर 0 है, राइट हैंड साइड क्या है, 0 है। तो हम डायरेक्ट ए वेक्टर को ही यूज़ करें, ठीक है, ताकि हमें ज़्यादा कैलकुलेशन ना करनी पड़े। एग्जाम में आपको फटाफट से कैलकुलेट करना है इसलिए, ठीक है। तो वेक्टर एक्स को हम ये ले लेते हैं, ये कोफिशिएंट है, और ए के हमारे पास क्या है 2 -1 और 1, इस तरीके से कोफिशिएंट है। डॉट प्रोडक्ट हम फाइंड आउट करते हैं। जैसे ही आप फाइंड आउट करोगे तो पहला लैम्डा प्लस म्यू टाइम्स 2, ठीक है। फिर सेकेंड कोफिशिएंट इसका -1 है, और इधर है 2 लैम्डा प्लस म्यू प्लस 1 टाइम्स माइनस लैम्डा माइनस 2 म्यू। ये कितना आना चाहिए, 0। अब इसको हम कैलकुलेट कर लेते हैं। यहाँ पर 2 लैम्डा आएगा, यहाँ पर -2 लैम्डा कैंसिल हो जाएगा और माइनस लैम्डा हमारे पास बच जाएगा, ठीक है। अब म्यू का हम देख लेते हैं, 2 म्यू माइनस म्यू, इसका मतलब म्यू, और यहाँ पर -2 म्यू। तो हम बोल सकते हैं ये 2 म्यू इस -2 म्यू से कैंसिल हो जाएगा और माइनस म्यू हमारे पास बच जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास क्या बचा, लैम्डा प्लस म्यू इक्वल टू 0। इसका मतलब लैम्डा और म्यू में क्या रिलेशन है, लैम्डा किसके इक्वल है, माइनस म्यू के। अब देखिए इस इक्वेशन को हम यूज़ करते हैं वेक्टर एक्स में। तो एक्स वेक्टर यहाँ से क्या फाइंड आउट हो जाएगा, लैम्डा किसके इक्वल है, माइनस म्यू के। इसका मतलब लैम्डा प्लस म्यू कितना हो जाएगा, 0। तो आई का कोफिशिएंट 0 होना चाहिए। यहाँ पर 2 लैम्डा और म्यू की जगह हम माइनस लैम्डा रखेंगे तो ये हो जाएगा लैम्डा, ये माइनस लैम्डा है। और यहाँ पर म्यू की जगह हम क्या रखेंगे, माइनस का लैम्डा, तो ये हो जाएगा माइनस लैम्डा प्लस 2 लैम्डा। इसका मतलब ये कितना हो जाएगा, लैम्डा, ठीक है। तो ये किस तरीके से आ गया, अगर लैम्डा हम कॉमन ले ले तो 0, सॉरी लैम्डा बाहर ले लीजिए, तो 0 1, 1। तो वेक्टर एक्स किस तरीके से दिखता होगा, 0 1, 1। इसका मतलब अगर हम वेक्टर के फॉर्म में लिखें तो ये वेक्टर दिखेगा, लैम्डा टाइम्स भी है पर ये किस तरीके से दिखेगा, जे प्लस के। तो अब देखिए यहाँ पर जो ऑप्शन आप मैच करिए 1 2 3 4, यहाँ पर जे प्लस के टाइप का ऑप्शन 2 आ रहा है, ठीक है। तो ये कौन सा करेक्ट होगा, यहाँ पर ऑप्शन 2 करेक्ट होगा। अब यहाँ पर आपका ये डाउट हो सकता है कि यहाँ पर तो लैम्डा भी आ रहा है। तो देखिए हमने जो यहाँ पर कैलकुलेशन में वेक्टर ए को लिया है, ठीक है, यूनिट वेक्टर को नहीं लिया है, ठीक है। तो अगर हम यूनिट वेक्टर को लेते हैं तो ये लैम्डा भी वहाँ पर नहीं आता, लेकिन हमको तो फटाफट से करना है एग्ज़ाम में, तो इसका कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अगर आपको इस तरह के 2 ऑप्शन दिए हैं तो फिर आप यूनिट वेक्टर लेंगे तो क्या करना है, आपको उससे डिवाइड कर लेना है तो फिर आ जाएगा, लेकिन इस तरीके से नहीं होता है, ठीक है। तो अब आपको ये समझ में आया होगा कि हमारे यहाँ पर लैम्डा जो है ये कांस्टेंट क्यों एक्स्ट्रा आ रहा है, क्योंकि हमने वेक्टर ए को लेकर कैलकुलेशन की है, ठीक है। तो इस तरीके से इसको सॉल्व करेंगे। एक और क्या तरीका है कि आप क्या कर सकते थे, कंडीशन 2 को हम पहले यूज़ कर लेते, दैट मीन्स जो भी हमें रिक्वायर्ड वेक्टर जो हमें फाइंड आउट करना है उस वेक्टर का ए के साथ प्रोजेक्शन 0 है, वेक्टर ए के साथ प्रोजेक्शन उसका 0, इसका मतलब वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट ए के साथ 0 होगा। तो आप यहाँ से ऑप्शन को डिस्कार्ड कर सकते थे। आपको क्या करना है, ये वेक्टर आंसर कब बनेगा, अगर इस वेक्टर का ए के साथ प्रोजेक्शन 0 होगा। तो आप जब इसका डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे
तो वो 0 नहीं आएगा, तो इस तरीके से ये डिस्कार्ड हो जाएगा, ये भी डिस्कार्ड हो जाएगा। पॉसिबल आंसर जो रहेगा वो ऑप्शन 2 और ऑप्शन 3 रहेगा, ऑप्शन 4 रहेगा। इसका मतलब हमारे पास 2 ऑप्शन बचे रहेंगे। अब 2 ऑप्शन बचे रहे, अगर इस तरीके से अगर 3 ऑप्शन डिस्कार्ड हो जाए तो हम फाइनल कंक्लूजन पे पहुंच सकते हैं, लेकिन आपके पास खाली अगर आप सेकेंड कंडीशन को यूज़ करेंगे तो हमारे पास 2 ऑप्शन बचे रहेंगे। इसका मतलब हमको कंडीशन 1 वापस यूज़ करनी ही पड़ेगी, इसलिए मैंने 1 को और 2 दोनों को यूज़ किया है। अगर कई बार ऐसा होता है कि डायरेक्ट एक कंडीशन को यूज़ करके आप सारे ऑप्शंस को डिस्कार्ड कर पाएँ, तो फिर आप फटाफट से एक मतलब अगर एक ही बचे तो फिर वही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। लेकिन इस क्वेश्चन में ऐसा नहीं हो रहा है, यहाँ पर तो जो भी आपको गिवन कंडीशंस है ना, उन दोनों को यूज़ करना पड़ेगा, तभी हम फाइनल आंसर पे पहुँच पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर 2 कंसेप्ट्स को मैंने यूज़ किया है। पहला ये है कि जिस वेक्टर को आपको फाइंड करना है वो किस प्लेन में लाई कर रहा है, बी और सी। इसका मतलब वो बी और सी के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा जा सकता है। एक तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। दूसरा कंसेप्ट हमने यूज़ किया है कि प्रोजेक्शन कैसे फाइंड करते हैं। तो किसी भी वेक्टर का, जैसे एक्स वेक्टर है, उसका प्रोजेक्शन निकालना है वेक्टर ए पे, तो आपको क्या करना है, उस वेक्टर का ए वेक्टर के यूनिट वेक्टर, ए वेक्टर का जो यूनिट वेक्टर है उसके साथ डॉट प्रोडक्ट लेना है। यहाँ पर वो 0 दिया था तो मैंने यहाँ पे वैल्यू 0 पुट कर दी। अगर आपको किसी क्वेश्चन में खाली प्रोजेक्शन पूछा है तो आप ये फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, यहाँ पर देखिए h एक वेक्टर दिया है। ठीक है, एक्चुअली ये वेक्टर वैल्यूड फंक्शन है, क्योंकि यहाँ पर xi + 2yj + 3zk, तो यहाँ पर x y z जो है वो तो वेरिएबल है, तो मैं बोल सकती हूँ कि ये एक वेक्टर वैल्यूड फंक्शन है। आई जे के की फॉर्म, देखो वेरिएबल आ रहे दैट मीन्स फंक्शन है, और आई जे के की फॉर्म में दैट मीन्स वो वेक्टर है, तो वेक्टर वैल्यूड फंक्शन हो गया। और यहाँ पर आपको डबल इंटीग्रल निकालना है, या फिर मैं बोलूँ सरफेस इंटीग्रल निकालना है। h डॉट n, n जो है n कैप, ये नॉर्मल वेक्टर है। सरफेस के जो नॉर्मल होगा वो उसके अलोंग जो यूनिट वेक्टर होगा, नॉर्मल यूनिट वेक्टर, वो n कैप है। तो ये सरफेस इंटीग्रल आपको फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो देखिए आपने गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम को पढ़ा होगा। जब भी आपको सरफेस, अब एक तो क्या तरीका है कि हम इस वेक्टर को यूज़ करें, फिर सरफेस के अलोंग यूनिट वेक्टर। ठीक है, लेकिन अपन को यहाँ पर सरफेस भी नहीं गिवन है। ठीक है, तो यहाँ यहीं से क्लियरली हिंट मिल रहा है कि आपको क्या करना होगा, इस सरफेस इंटीग्रल को हम क्या करेंगे, वॉल्यूम इंटीग्रल में चेंज करेंगे। और गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम क्या कहती है कि अगर आपके पास सरफेस इंटीग्रल है, ठीक है, यहाँ पर कोई भी वेक्टर लिखा हो, जैसे यहाँ पर वेक्टर वैल्यूड फंक्शन h दिया है डॉट एन डी एस, तो ये किसके इक्वल होती है, सरफेस इंटीग्रल को हम किसकी टर्म्स में लिख सकते हैं, वॉल्यूम की टर्म्स में, वॉल्यूम इंटीग्रल की टर्म्स में। ये इक्वल होगा डाइवर्जेंस ऑफ h डी वी। ठीक है, तो जो इसको हम बोलते हैं गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम। मतलब ये क्या करती है, सरफेस इंटीग्रल को वॉल्यूम इंटीग्रल में चेंज कर देती है। तो जब भी आपको इस तरीके से क्वेश्चन पूछा है तो मोस्ट ऑफ द टाइम उसमें क्या होता है, गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम लग जाती है और इजीली आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब देखिए, अगर आप डायरेक्ट सरफेस इंटीग्रल को निकालते तो सरफेस का नॉर्मल आपको निकालना पड़ेगा, फिर उसको यहाँ पर रख के डॉट प्रोडक्ट लेना पड़ेगा, तो वो तो बहुत लेंथी हो जाएगा। ठीक है, तो हमेशा स्टोक्स थ्योरम, गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम या ग्रीन्स थ्योरम जो है, जब भी इससे क्वेश्चन पूछे जाएंगे वेक्टर कैलकुलस से, तो इन थ्योरम्स का यूज़ होगा। ठीक है, उन थ्योरम को यूज़ करके आप इजीली किसी भी इंटीग्रल को फाइंड आउट कर सकते हैं। यहाँ पर डबल इंटीग्रल है तो हम किसको यूज़ करेंगे, सरफेस इंटीग्रल से वॉल्यूम इंटीग्रल में चेंज करेंगे, दैट मीन्स हम गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम को यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, अब आप देखिए ये किस में कन्वर्ट हो जाएगी, डाइवर्जेंस ऑफ h। मुझे क्या निकालना है, बस डाइवर्जेंस निकालना है और फिर इसमें वैल्यू पुट कर देनी है। डाइवर्जेंस ऑफ h, डाइवर्जेंस का क्या मतलब होता है, डेल डॉट h। ठीक है, डेल ऑपरेटर आप जानते हैं, डिफरेंशियल ऑपरेटर। इसमें क्या रहता है, आई डेल बाई डेल एक्स प्लस जे डेल बाई डेल वाई प्लस के डेल बाई डेल जेड। ये अब हमारे पास ऑपरेटर है, इसका डॉट प्रोडक्ट लेना है वेक्टर h के साथ, एक्स आई प्लस 2yj प्लस 3zk। इसके साथ जैसे ही आप डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, आई का आई के साथ लेंगे ये कंपोनेंट डेल बाई डेल एक्स ऑफ x, तो ये तो कितना हो जाएगा 1, पार्शियल डेरिवेटिव x का विद रिस्पेक्ट टू x। अब पार्शियल डेरिवेटिव लेना है विद रिस्पेक्ट टू y, 2y का, तो ये कितना हो जाएगा 2, y का 1 हो जाएगा। और 3z का पार्शियल डेरिवेटिव z के रिस्पेक्ट में, तो 3 तो कांस्टेंट है बाहर, डेल बाय डेल z ऑफ z, तो वो कितना हो जाएगा 1, सॉरी 3 टाइम्स 1, तो ये कितना हो गया 6। तो डाइवर्जेंस कितना आ रहा है निकल के 6। जब आप यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे तो कितना आ जाएगा आपके पास, जो सरफेस इंटीग्रल हमें निकालना है वो किसके इक्वल हो जाएगा, वॉल्यूम इंटीग्रल
डाइवर्जेंस ऑफ एच आया है 6 dV। 6 कांस्टेंट है तो बाहर चला जाएगा। अब ये क्या है, वॉल्यूम इंटीग्रल, मतलब जितना भी आपके पास वॉल्यूम आए इसका क्या होगा v बेसिकली, तो ये कितना हो गया 6v, तो ये आपका आंसर रहेगा। अब यहाँ पर देखिए ब्रैकेट में क्या लिखा है, a इज़ द वॉल्यूम इनक्लोज्ड बाय s। s जो है, s आपके पास जो सरफेस है वो जितना वॉल्यूम इनक्लोज कर रहा है उसको v नहीं लिख के ये क्या किससे डिनोट कर रहा है, a से। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 6A। ठीक है, यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखनी है कि ये जो सरफेस है ये क्लोज रहेगा, ठीक है, क्लोज सरफेस होगा, और वो जितना वॉल्यूम को कवर करेगा वो हम यहाँ पर यूज़ करते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ एन ऑड फंक्शन। यहाँ पर हमको ये बताना है कि इनमें से कौन सा ऑड फंक्शन है। तो ऑड फंक्शन की आपको डेफिनेशन पता होगी कि अ फंक्शन f इज़ कॉल्ड ऑड फंक्शन अगर हम x को -x से रिप्लेस करें और हमारे पास क्या आ जाए, माइनस ऑफ fx। अगर इस तरह का फंक्शन है तो इसको हम क्या कहते हैं, ऑड फंक्शन। और इवन फंक्शन के लिए ये रहता है कि अगर हम x को -x से रिप्लेस करें और फिर भी ये क्या है, f ऑफ x सेम रहे, f ऑफ -x इज इक्वल टू f ऑफ x, तो ये किसकी डेफिनेशन है, इवन फंक्शन की, और ये ऑड की। अगर ये दोनों ही सेटिस्फाई ना हो तो हम बोलेंगे इट इज़ नीदर ऑड नॉर इवन फंक्शन, ऐसा भी रहता है। ठीक है, ऐसे फंक्शन भी होते हैं जो ना ऑड होते हैं ना इवन होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपको ऑड फंक्शन को फाइंड करना है। पहला दिया हुआ है ये ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x। ठीक है, तो ये तो यहाँ पर देखिए, अब इस फंक्शन को हमको चेक करना है कि इवन है या ऑड है। ये आपके पास fx है, तो हम क्या करेंगे, x को -x से रिप्लेस करेंगे, यहाँ पर क्या आएगा -x। अब ये ऑड है या इवन है, क्या इसमें माइनस साइन बाहर निकलेगा या नहीं, तो देखिए मैं एग्जांपल लेके आपको बता देती हूँ। जैसे -2.3, इसकी वैल्यू तो कितनी होनी चाहिए, -3। ठीक है, और जब इसमें आप प्लस लेके आप जब फाइंड आउट करेंगे 2.3, तो ये तो कितना आएगा 2। तो आपको ये कंपेयर करना है f ऑफ -x को, ये आपके पास जो आपने ये निकाला है ये क्या है, f ऑफ -x, इसको कंपेयर करना है f ऑफ x के साथ, ये f ऑफ x है। ठीक है, तो अब इसका कंपैरिजन, ये दोनों इक्वल होने चाहिए या तो ऑपोजिट इन नेचर। ठीक है, साइन का सिर्फ डिफरेंस होना चाहिए, अगर साइन रहता है तो ऑड होगा, अगर साइन का डिफरेंस नहीं है तो इवन होगा। लेकिन -3 और 2 यहाँ पर तो वैल्यू भी अलग अलग है, साइन तो है ही डिफरेंट लेकिन वैल्यू भी अलग अलग है, मतलब ये फंक्शन ना तो इवन है ना ऑड है। फिर सेकेंड ऑप्शन जो है वो है कॉस हाइपरबोलिक x। कॉस हाइपरबोलिक x जो है इसको आप अगर खोल कर लिखे एक्सपोनेंशियल फंक्शन के फॉर्म में, तो ये किसके इक्वल होता है, e⁻x प्लस e⁻−x अपॉन 2। अब यहाँ पर आपको इसको इवन ऑड चेक करना है, तो x को -x से रिप्लेस करिए, e⁻−x, यहाँ पर हो जाएगा e⁻x/2। ये तो सेम फंक्शन आ रहा है, इसका मतलब ये फंक्शन कैसा है, इवन फंक्शन है। ठीक है, थर्ड आपको क्या दिया है, x इंटू साइन हाइपरबोलिक x। अब x जो है पॉलिनोमियल में ये रहता है कि अगर पावर ऑड है तो वो ऑड फंक्शन होगा, यहाँ पर x कैसा है, ऑड फंक्शन है। और साइन हाइपरबोलिक x कैसा है, तो उसको हम चेक कर लेते हैं। साइन हाइपरबोलिक x जो है उसको जब आप खोल के लिखेंगे तो e⁻x माइनस e⁻−x/2, ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म में उसका रिप्रेजेंटेशन है। अब यहाँ पर जब आप x को -x से रिप्लेस करेंगे तो ये कितना होगा, e⁻−x माइनस e⁻x/2। इसमें जब आप नेगेटिव साइन कॉमन लेंगे तो ये कितना आ जाएगा, e⁻x माइनस e⁻−x/2। इसका मतलब ये दोनों इक्वल है। ठीक है, ये किसका एक्सप्रेशन है, माइनस ऑफ साइन हाइपरबोलिक x। इसका मतलब साइन हाइपरबोलिक -x किसके इक्वल आ गया, माइनस साइन बाहर आ रहा है, इसका मतलब ये ऑड फंक्शन है। तो देखिए ऑप्शन थर्ड में ये ऑड है, ये भी ऑड फंक्शन है। ऑड इंटू ऑड कितना होता है, इवन। अब पूरे फंक्शन में x को -x से जब आप रिप्लेस करेंगे तो देखिए नेगेटिव साइन एक इसमें से भी बाहर निकलेगा क्योंकि ये ऑड है, और इसमें से भी एक नेगेटिव साइन बाहर निकल रहा है। ठीक है, जैसा कि हम यहाँ पर देख रहे हैं, तो नेगेटिव दोनों में से बाहर निकलेगा तो वो पॉजिटिव हो जाएगा। तो x साइन हाइपरबोलिक x जो है वो कैसा फंक्शन है, इवन हो गया, क्योंकि ऑड इंटू ऑड फंक्शन कैसा रहेगा, इवन। अब ऑप्शन नंबर 4 को हमको चेक करना है। अब देखिए ये तीनों तो, फर्स्ट वाला जो ऑप्शन है वो तो न ऑड न इवन है, ये दोनों इवन फंक्शन है, इसका मतलब ऑप्शन 4 ही क्या रहेगा, हमारा करेक्ट रहेगा। ठीक है, डायरेक्ट आप लिख सकते हैं, लेकिन फिर भी एक बार हम ट्राई करते हैं इसको कि ये फंक्शन जो है ये ऑड किस तरीके से है। तो चलिए वो देख लेते हैं एक बार। चलिए ऑप्शन 4 को मैं चेक कर रही हूँ। तो ऑप्शन 4 में हमारे पास फंक्शन कितना है,
e टू द पावर x प्लस 1 अपॉन e टू द पावर x माइनस 1। अब हमें क्या करना है, x को माइनस x से रिप्लेस करना है, e टू द पावर माइनस x प्लस 1 अपॉन e टू द पावर माइनस x माइनस 1। ठीक है, अब यहाँ पर आपको किससे कंपेयर करना है, f ऑफ माइनस एक्स को f(x) से कंपेयर करना है। अभी तो बिल्कुल ये कंपेरेबल नहीं है क्योंकि यहाँ पर एक्सपोनेंशियल पॉजिटिव वाला है, यहाँ पर नेगेटिव वाला है e टू द पावर माइनस एक्स से, और यहाँ पर e टू द पावर x है। तो आपको इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा e टू द पावर x में। तो हम क्या कर सकते हैं, e टू द पावर माइनस एक्स को कॉमन ले लेते हैं न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में। जैसे यहाँ पर कॉमन लेंगे तो यहाँ पर बन जाएगा 1 अपॉन e टू द पावर x, मतलब इसको लिख सकते हैं e टू द पावर x। e टू द पावर माइनस एक्स को जब आप कॉमन लेंगे तो 1 माइनस, सॉरी ठीक है, ये बन जाएगा। अब देखिए इसको वापस मल्टीप्लाई जब आप करेंगे तो आपको ये न्यूमरेटर ही मिलेगा। यहाँ पर जब आप अंदर इसे ले जाएंगे तो e टू द पावर माइनस एक्स माइनस 1 मिलेगा। ठीक है, ये तो कैंसिल हो गया और हमारे पास क्या बचा, इसको लिख सकते हैं e टू द पावर x प्लस 1, और यहाँ पर नेगेटिव साइन बाहर लेके आप लिख सकते हैं e टू द पावर x माइनस 1। तो ये नेगेटिव बाहर आ गया और ये जो कंप्लीट फंक्शन है साइन के अलावा ये f(x) है, इसका मतलब ये माइनस ऑफ f(x) है। तो f ऑफ माइनस एक्स किसके इक्वल आ रहा है, माइनस ऑफ f(x), इसका मतलब फोर्थ वाला जो है फंक्शन वो कैसा है, ऑड फंक्शन है। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर 4 जो है वो करेक्ट रहेगा। पहले हम 3 डिस्कार्ड कर चुके हैं तो फिर आपको इस पर डायरेक्ट टिक लगा लेना है। ठीक है, और इनमें इतना सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं होगी। अब आपको ध्यान रखना है कि कॉस हाइपरबोलिक फंक्शन जो है वो इवन फंक्शन है और साइन हाइपरबोलिक कैसा है, ऑड फंक्शन है। ऑड को जब ऑड से मल्टीप्लाई करेंगे तो इवन, तो ये जो 2 ऑप्शन है ये वैसे ही डिस्कार्ड हो जाएंगे। ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, इसमें कुछ भी न्यूमेरिकल वैल्यू आप डाल के रखिए, ये वैसे डिस्कार्ड हो जाएगा, तो यही ऑप्शन बच जाता है। तो आप वहाँ पर बिल्कुल मतलब पूरे फास्टली आप इसको कर सकते हैं। यहाँ पर हम एक एक ऑप्शन डिस्कस कर रहे हैं कंसेप्ट को, इसलिए यहाँ पर टाइम लग रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, इफ़ एक्स स्क्वायर वाई माइनस 2x प्लस वाई इक्वल टू 0 मॉड x लेस देन 1, आपको ये इक्वेशन दी हुई है। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस एक्सप्रेशन। इस एक्सप्रेशन में ऊपर जो न्यूमरेटर में लिखा हुआ है y प्लस वाई क्यूब बाई 3 प्लस वाई 5/5, इस तरीके से आपको एक सीरीज़ दी हुई है और कंप्लीट ये सीरीज y की फॉर्म में है। डिनोमिनेटर में इसी तरीके से एक सीरीज़ दी हुई है जो x की फॉर्म में है। अब आपको इस एक्सप्रेशन की वैल्यू निकालनी है और इनमें से कोई आंसर होगा। ठीक है, देखिए यहाँ पर आपको इस इक्वेशन का यूज़ करना है, गिवन इक्वेशन का यूज़ करना है और इस एक्सप्रेशन की वैल्यू निकालनी है। दैट मीन्स सबसे पहले हम इस इक्वेशन को इस एक्सप्रेशन की फॉर्म में लेके आएंगे। यहाँ पर क्लियरली आपको दिख रहा है कि y और x जो है वो सेपरेट किए गए हैं, और अगर हम गिवन इक्वेशन को देखें तो यहाँ x और y दोनों कंबाइंड है अभी इस इक्वेशन में। तो सबसे पहला हमारा काम रहेगा कि जो गिवन इक्वेशन है x स्क्वायर वाई माइनस 2x प्लस वाई इक्वल्स टू 0, इसमें x और y को सेपरेट किया जाए। तो देखिए फर्स्ट और थर्ड टर्म में y आ रहा है तो y कॉमन ले लेते हैं, तो आपके पास बचेगा x स्क्वायर प्लस 1 टाइम्स वाई माइनस 2x इक्वल टू 0। अब x और y को सेपरेट करना है तो y इक्वल्स टू बाकी सब जो x का एक्सप्रेशन है उसको राइट हैंड साइड में हम शिफ्ट कर देते हैं। तो हमारे पास ये क्या आ गई, y की वैल्यू आ गई, या फिर मैं कहूँ कि y वेरिएबल और x वेरिएबल को हमने सेपरेट कर दिया। लेफ्ट हैंड साइड में जो एक्सप्रेशन है वो y में है और राइट हैंड साइड में कंप्लीट एक्सप्रेशन x की फॉर्म में है। अब हमें जो एक्सप्रेशन चाहिए वो कुछ इस तरीके से y प्लस वाई क्यूब बाई 3, मतलब y की या फिर x की, दोनों ही सिमिलर है, ऑड पावर्स है। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर सबसे पहले आप क्या करिए, डिविडेंडो एंड कंपोनेंडो रूल का यूज़ करेंगे। y/1 में लिख सकती हूँ y को। ठीक है, इस रूल को आप यूज़ करेंगे 1 प्लस वाई ओवर 1 माइनस वाई। तो सिमिलर ऑपरेशन आप करेंगे राइट हैंड साइड के लिए, मतलब हम क्या कर रहे हैं, डिनोमिनेटर प्लस न्यूमरेटर, देन डिनोमिनेटर माइनस न्यूमरेटर। तो ये डिनोमिनेटर है तो डिनोमिनेटर प्लस न्यूमरेटर डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर माइनस न्यूमरेटर। तो ये न्यूमरेटर किस में कन्वर्ट हो जाएगा, x प्लस 1 का होल स्क्वायर, और नीचे क्या आ जाएगा, x माइनस 1 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर देखिए, अब ये y का जो एक्सप्रेशन है इसको मैं वापस लिख रही हूँ 1 प्लस वाई ओवर 1 माइनस वाई, और x प्लस 1 ओवर x माइनस 1 का होल स्क्वायर, होल पावर 2। ठीक है, अब हम यहाँ पर क्या करें, अगर हम लॉग ले लें, ठीक है, तो लॉग लेने पर ये एक्सप्रेशन किस में कन्वर्ट हो जाएगा, लॉग 1 प्लस वाई ओवर 1 माइनस वाई इज इक्वल्स टू, यहाँ जब आप लॉग लेंगे तो पावर जो है वो आगे आ जाएगी 2 लॉग x प्लस 1 ओवर x माइनस 1
अब ये क्या होगा, log a अपॉन बी, मतलब ठीक है, तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, log a माइनस log b। तो इसको हम ओपन कर लेते हैं, तो ये हमें क्या मिलेगा, log 1 प्लस वाई माइनस log 1 माइनस वाई इक्वल्स टू 2 बाहर रखिए आप, और log x प्लस 1, या फिर मैं लिखूँ 1 प्लस एक्स माइनस log, यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं ना, इसको x माइनस 1 का होल स्क्वायर की जगह हम क्या करें, 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, ताकि सिमिलर यहाँ पे जैसे 1 प्लस वाई और 1 माइनस वाई लिखे हैं, तो यहाँ पर भी 1 प्लस एक्स और 1 माइनस एक्स का आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपको थोड़ा देखना पड़ेगा, तो मैं इसको क्या करूँ, क्योंकि सेम ही रहेगा, 1 माइनस एक्स करूँ या फिर x माइनस 1 का होल स्क्वायर, वो सेम रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या कर देते हैं, इसको चेंज कर देते हैं, तो ये आ जाएगा log 1 माइनस एक्स, ठीक है। ये अगर आप यहाँ तक आके नहीं पता चल रहा है, लेकिन जब आप यहाँ पर देखेंगे तो हमें पता है सिमिलर से एक्सप्रेशन आनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर जो जिस एक्सप्रेशन की आपको वैल्यू फाइंड आउट करनी है वो दोनों x और y में सिमिलर है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, log 1 प्लस वाई, इसकी सीरीज एक्सपेंशन को यूज़ कर लेते हैं, जो टेलर सीरीज हम यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ये टेलर सीरीज का एक्सपेंशन हम कब लिख पाएंगे, कंडीशन होती है वेरिएबल की कि log 1 प्लस वाई, इसका हम एक्सपेंशन कब, इसको मैं बताती हूँ आपको कि log 1 प्लस एक्स, इसका क्या एक्सपेंशन होता है, x माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस एक्स क्यूब बाई 3 माइनस एक्स टू द पावर 4 बाई 4, इस तरीके से ये एक्सप्रेशन है। और ये कन्वर्जेंट होती है सीरीज व्हेन मॉड x लेस देन वाई 1, इसीलिए आपको क्वेश्चन में ये कंडीशन दी हुई है कि मॉड x क्या है, लेस देन 1 है, ठीक है। तो हम log 1 प्लस वाई की सीरीज खोल देते हैं, ठीक है। यहाँ पर log 1 माइनस वाई का भी यूज़ किया गया है, तो उसकी सीरीज खोलने के लिए दैट मीन्स अगर 1 माइनस एक्स हो तो इसकी सीरीज क्या खुलती है, तो देखिए 1 प्लस एक्स में तो क्या रहता है, अल्टरनेट साइन आते हैं, और यहाँ पर सारी की सारी टर्म्स जो है विद नेगेटिव साइन आएंगी, तो माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस एक्स क्यूब बाई 3 माइनस एक्स टू द पावर 4 बाई 4, इस तरीके से सारी टर्म्स नेगेटिव साइन के साथ आएगी, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या करना है, 1 प्लस वाई वाली सीरीज माइनस 1 माइनस वाई की सीरीज, तो वो y, जब आपको y लिखना है तो x को बेसिकली आप y से रिप्लेस कर देंगे, और उसके बाद इन दोनों का डिफरेंस लेना है, तो हम डायरेक्टली डिफरेंस ले लेते हैं, ठीक है। तो इन दोनों का डिफरेंस क्या रहेगा, log 1 प्लस एक्स माइनस log 1 माइनस एक्स। अब देखिए डिफरेंस जब आप लेंगे तो ये नेगेटिव है, तो ये सब क्या हो जाएंगी, प्लस साइन के साथ आ जाएंगी, तो ये प्लस हो जाएगी ये सारे साइन, ठीक है। तो x प्लस एक्स ऐड होंगी तो कितना हो जाएगा, 2x, ठीक है। मैं 2 कॉमन ले लेती हूँ, फिर एक्स स्क्वायर बाई 2 जो है वो नेगेटिव साइन के साथ है, और यहाँ ये पॉजिटिव, तो ये कैंसिल हो जाएगा। फिर एक्स क्यूब बाई 3 ऐड होंगी, 2x क्यूब बाई 3, 2 हम कॉमन ले चुके हैं, तो कुछ इस तरीके से आपको ये सीरीज मिल जाएगी, ठीक है। ये x वाला हो गया, सेम आपको y के लिए भी यही मिलेगी। तो मैं यहाँ पर हमें क्या दिया हुआ है, लेफ्ट साइड में y के लिए फॉर्मूला है, तो हम y के लिए इसी को यूज़ करेंगे, इसी एक्सपेंशन को इन द टर्म ऑफ y, ठीक है। y प्लस वाई क्यूब बाई 3 प्लस वाई 5 बाई 5 एंड सो ऑन इक्वल्स टू, यहाँ पर आपके पास 2 है ऑलरेडी, और इसका एक्सपेंशन फिर आपको लिखना है, तो 2, और जो अंदर ब्रैकेट में है वो तो यही एक्सपेंशन है, तो ये हम जब लिखेंगे तो 2 यहाँ पर भी है, तो वो कितना हो जाएगा, इन टोटल 4, और बाकी क्या बचेगा, x प्लस एक्स क्यूब बाई 3 प्लस एक्स 5 बाई 5 एंड सो ऑन, ठीक है। 2 से हम कैंसिल कर देते हैं, तो आपके पास 2 बचेगा, और हमें क्या निकालना है, y का, इस एक्सप्रेशन में y की सीरीज पहले है डिवाइडेड बाय x की सीरीज, तो हम क्या करेंगे, इसको इधर डिवीज़न में ले आएंगे, तो आपके पास क्या वैल्यू रहेगी, 2, तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर इज़ 2, तो ये आपका करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये न्यूमेरिकल एनालिसिस से है। यहाँ पर द थर्ड डिवाइडेड डिफरेंस ऑफ 1 बाई एक्स बेस्ड ऑन द पॉइंट्स x0, x1, x2, x3। आपको ये 4 पॉइंट्स दिए हुए हैं, मतलब 4 x की वैल्यूज़ दी हुई है, इनपुट्स हैं ये हमारे पास, और ये फंक्शन दिया हुआ है, आपको थर्ड डिवाइडेड डिफरेंस निकालना है। देखिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो गिवन फंक्शन है उसको मैंने fx से डिनोट कर लिया है। अब डिवाइडेड डिफरेंस कैसे निकालते हैं, तो उसकी मैं डेफिनेशन लिख रही हूँ। इस तरीके से हम लिखते हैं, ये फर्स्ट डिवाइडेड डिफरेंस होगा, और फर्स्ट डिवाइडेड डिफरेंस को लिखने के लिए हमें 2 वैल्यूज़ चाहिए x की, तो x0 और x1, ये मैं फर्स्ट 2 वैल्यूज़ को यूज़ कर रही हूँ। तो डिवाइडेड डिफरेंस की वैल्यू होगी fx1 माइनस fx0 अपॉन x1 माइनस x0
तो डिवाइडेड डिफरेंस का क्या मतलब है कि ऊपर आपको लिखना है फंक्शनल वैल्यू का डिफरेंस डिवाइडेड बाय वेरिएबल जो है इनपुट वैल्यूज़ जो हैं उनका डिफरेंस। तो यहाँ भी आप डिफरेंस लिख रहे हैं, यहाँ भी डिफरेंस लिख रहे हैं और उन दोनों को डिवाइड कर रहे हैं। तो डिवाइडेड डिफरेंस इसका मतलब फंक्शनल वैल्यू के बीच का डिफरेंस डिवाइडेड बाय इनपुट्स के बीच का डिफरेंस, ठीक है। तो ये डेफिनेशन मिलती जुलती होती है जब हम डेरिवेटिव निकालते हैं, ठीक है। डिफरेंशिएशन जब हम पढ़ते हैं वहाँ पर हम लिमिट का यूज़ करते हैं, ठीक है। दैट मीन्स ये दोनों जो पॉइंट्स होते हैं उनके बीच का डिफरेंस बहुत ही कम होता है, नेग्लिजिबल होता है, तो वो हो जाता है डेरिवेटिव, और ये है डिवाइडेड डिफरेंस, ठीक है। तो चलिए अब हमको तो थर्ड डिवाइडेड डिफरेंस निकालना है। देखिए फर्स्ट डिवाइडेड डिफरेंस जब आपको निकालना है तो आपको इनपुट कितने चाहिए, 2 चाहिए। तो वैसे ही जब सेकेंड डिवाइडेड डिफरेंस निकालेंगे तो हम x0, x1, x2 तीन इनपुट को यूज़ करेंगे। फर्स्ट के लिए आप 2 को यूज़ कर रहे हैं, सेकेंड डिवाइडेड डिफरेंस के लिए 3 चाहिए होंगे, और थर्ड डिवाइडेड डिफरेंस जब आप निकालेंगे उसको हम डिनोट करेंगे del क्यूब fx। उसके लिए आपको कितने इनपुट्स चाहिए होंगे, 4। तो आपको 4 इनपुट्स दिए हुए हैं, ठीक है। अब आपको क्या करना है, या तो आप इस डेफिनेशन को यूज़ करके कर सकते हैं, या फिर मतलब इसी तरीके से आप सारे डिवाइडेड डिफरेंस निकाल लें, या फिर आप टेबल बना दीजिए x0, x1, x2, x3। ये मैंने यहाँ पर वेरिएबल x की वैल्यूज़ लिख दी। अब इनके कोरिस्पॉन्डिंग जो फंक्शन है उसकी क्या वैल्यूज़ है वो हम लिख लेते हैं। fx की क्या वैल्यू है, तो fx 1/x है, तो x0 पे कितना रहेगा, 1/x0, 1/x1, 1/x2, 1/x3, ठीक है। इस तरीके से ये fx आ गया। अब अपन को पहले लिखना है डिवाइडेड डिफरेंस फर्स्ट ऑर्डर का। तो फर्स्ट ऑर्डर का कैसे निकालेंगे, फंक्शनल वैल्यू के बीच का डिफरेंस, मतलब इन दोनों का डिफरेंस डिवाइडेड बाय x1 माइनस x0। तो हम इसको निकाल लेते हैं। तो 1/x1 माइनस 1/x0 डिवाइडेड बाय x1 माइनस x0। अब इसको थोड़ा LCM लेके सिंप्लीफाई करते हैं, तो ये आएगा x0 माइनस x1 अपॉन x0 x1 डिवाइडेड बाय x1 माइनस x0। ये देखो ये जो लिखा है ये सेम है, तो ये कैंसिल हो जाएगा, बट नेगेटिव साइन का डिफरेंस है, तो यहाँ पर माइनस आप कॉमन लेके फिर आप इनको कैंसिल कर सकते हैं। तो फाइनल आंसर कितना आएगा, -1/x0 x1। तो ये आ गया हमारा फर्स्ट ऑर्डर डिवाइडेड डिफरेंस जब हमने x की क्या वैल्यूज़ कंसीडर की है, x0 और x1। जब हम x1 और x2 को लेके निकालेंगे तो कितना आएगा, सिमिलरली हम लिख सकते हैं कि -1/x1 x2 आएगा, और जब इसके लिए निकालेंगे तो -1/x2 x3। इस तरीके से ये फर्स्ट ऑर्डर डिवाइडेड डिफरेंस आ गया। अब हमें निकालना है सेकंड। तो सेकंड के लिए हमको कैलकुलेशन करनी है। सेकंड के लिए हम क्या करेंगे, फर्स्ट को आप यूज़ करेंगे, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों का फर्स्ट का डिफरेंस डिवाइडेड बाय उनके कोरिस्पॉन्डिंग जो आर्ग्यूमेंट है इनका डिफरेंस। तो देखिए ये आपको ये वैल्यू यूज़ करनी है माइनस दिस वन डिवाइडेड बाय x2 माइनस x0, ठीक है। क्योंकि ये किसके बीच में, x0 x1 के बीच में, ये x2 x1 के बीच में। तो आप क्या करेंगे, x2 माइनस x0। तो यहाँ पर मैं लिखती हूँ इसको -1/x1 x2। ये तो हो गया, ये वैल्यू यूज़ कर रहे हैं माइनस, और फिर ये भी माइनस का है तो ये प्लस हो जाएगा 1/x0 x1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x0। तो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं। यहाँ पर x0 x1 x2 हम क्या ले लेते हैं, LCM ले लेते हैं। x0 x1 x2 लेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस का x0 प्लस का x2 अपॉन x0 x1 x2 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x0। इस तरीके से होगा। अब x2 माइनस x0 ये तो कैंसिल हो गया, हमारे पास क्या आएगा 1/x0 x1 x2। इसका मतलब थर्ड ऑर्डर डिवाइडेड डिफरेंस कितना आया, जब हम x0 x1 x2 को कंसीडर कर रहे हैं तो कितना आया 1/x0 x1 x2। अब हमारा इसके अलावा जब हम x1 x2 x3 को कंसीडर करेंगे, क्योंकि नेक्स्ट चॉइस हमारे लिए ये 3 होंगे, तो इनको जब हम लेंगे तो क्या आ जाएगा, सिमिलरली 1/x1 x2 x3। अब हमको क्या करना है, थर्ड ऑर्डर डिवाइडेड डिफरेंस निकालना है, मतलब इसको हम कंसीडर करेंगे और इसको, और आर्ग्यूमेंट जो रहेगा वो क्या रहेगा, x3 माइनस x0, क्योंकि यहाँ पर हमने x3 तक कंसीडर किया है और ये इनिशियल क्या है x0। तो उसको हम फाइंड आउट करते हैं। तो थर्ड ऑर्डर डिवाइडेड डिफरेंस के लिए आप क्या करेंगे, फॉर्मूला क्या हो जाएगा, दिस माइनस दिस, दैट मीन्स 1/x1 x2 x3 माइनस 1/x0 x1 x2 डिवाइडेड बाय x3 माइनस x0। अब हम LCM ले लेते हैं, तो LCM कितना आ जाएगा, x0 x1 x2 x3। यहाँ पर x0 मिसिंग है तो इधर x0 आ जाएगा, और यहाँ पर x3
तो ये बन जाएगा, इधर नीचे आ जाएगा x3 माइनस x0। फिर से ये कैंसिल हो सकता है, लेकिन यहाँ पर नेगेटिव साइन आउट आप कॉमन लेंगे और फिर इसको इस तरीके से बना देंगे। अब एग्जैक्टली सेम है, तो आपके पास क्या आएगा -1 ओवर x0 x1 x2 x3। इसका मतलब ये क्या आ गया, थर्ड ऑर्डर डिवाइडेड डिफरेंस आया। अब हम ऑप्शंस को देखते हैं, तो यहाँ पर देखिए फर्स्ट ऑप्शन में पॉजिटिव साइन है, यहाँ पर नेगेटिव साइन है, तो हमारा ये आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर 2। अब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। एक दो और इस तरह से क्वेश्चन है, अगर आप न्यूमेरिकल एनालिसिस की जो टेक्स्ट बुक चलती है उसको आप देखेंगे, हमारे आरपीएससी मतलब राजस्थान के जो कॉलेजेस में चलती है, तो उसमें 2-3 इस तरह के एग्जाम्पल दिए हुए हैं। अब एक बार अगर आपने इसको ट्राई कर लिया तो अब आप ये वैल्यूज़ ध्यान में रख सकते हैं कि फर्स्ट ऑर्डर डिवाइडेड डिफरेंस जैसे ही आप इसको करते हैं, मतलब ये नेगेटिव साइन आ रहा है, सेकंड ऑर्डर डिवाइडेड डिफरेंस पॉजिटिव आ रहा है और थर्ड फिर से क्या आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है, ठीक है। तो थोड़ा हिंट आपको मिल सकता है, तो एक बार अगर ट्राई किया हुआ है तो फिर आप इसको इजीली कर सकते हैं। अदरवाइज़ थोड़ा कैलकुलेशन है, लेकिन हम इतने जैसे यहाँ पर मैंने निकाला है तो ये आप डायरेक्टली निकाल सकते हैं, ये टेबल बनाने की ज़रूरत नहीं है, आप बस ये आप कैलकुलेशन सारी कुछ माइंड में कर सकते हैं, ठीक है। और फिर इनको लिखने की ज़रूरत नहीं, एक आपके पास आ गया तो आप अपने आप सेकेंड ये वाला लिख लेंगे। तो इस तरीके से कैलकुलेशन कुछ माइंड में करके हम इजीली 3-4 स्टेप्स में इस आंसर तक पहुंच सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, जो कि पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन से लिया गया है। ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ लेग्रांजेस लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। ये हमको लेग्रांजेस लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन दी हुई है और इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग बताना है। ऑप्शंस पे अगर आप देखें तो आपको क्या दिया गया है, नॉर्मल एट पॉइंट XYZ ऑफ एनी सरफेस। सरफेस के नॉर्मल की बात की गई है और ये बोला गया कि इज़ परपेंडिकुलर टू लाइन हुज डायरेक्शन रेशियोज आर PQR। इसी तरीके से यहाँ पर भी नॉर्मल की बात की गई है, नॉर्मल टू सरफेस इज़ पैरेलल टू लाइन, मतलब या परपेंडिकुलर है लाइन के या पैरेलल है लाइन के, या फिर इट मेक्स एन एंगल 45 डिग्री या फिर 45 डिग्री का एंगल बना रहा है, या फिर परपेंडिकुलर टू लाइन हुज डायरेक्शन रेशियोज आर PQ-1। इस तरीके के 4 आपको ऑप्शंस दिए हैं। यहाँ पर हर ऑप्शन में क्या कर रहे हैं, एक सरफेस दिया है fxyz = 0 और इस सरफेस के नॉर्मल की बात हो रही है, ठीक है। तो पहले हम ये देखते हैं कि ये सरफेस क्या है, इस इक्वेशंस और इस सरफेस का क्या रिलेशन है। तो देखिए पहले आपको दिया हुआ है लेग्रांजेज पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, जिसको हम लिखते हैं p + q टाइम्स q = r। यहाँ पर जो कैपिटल PQR है ये क्या रहते हैं, फंक्शंस ऑफ XYZ, ये XYZ में फंक्शन होंगे। पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन जब आप पढ़ते हैं तो Z जो वेरिएबल हम लेके चलते हैं वो डिपेंडेंट वेरिएबल लेके चलते हैं और ये दोनों हमारे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल रहते हैं। और Z जो है ये डिपेंड करता है x और y पे। Z x और y पे डिपेंड कर रहा है, तो Z का हम पार्शियल डेरिवेटिव निकाल सकते हैं विद रिस्पेक्ट टू x, इसको हम डिनोट करते हैं स्मॉल p से, और del Z by del y को हम डिनोट करते हैं स्मॉल q से। तो ये जो यहाँ पर स्मॉल p है वो पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ z विद रिस्पेक्ट टू x, पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ z विद रिस्पेक्ट टू y इज q, और PQR जो है कैपिटल, ये कोई भी फंक्शन होंगे XYZ के, ठीक है। इस इक्वेशन को हम कहते हैं लेग्रांजेज पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। अब इस इक्वेशन का जब आप सॉल्यूशन फाइंड आउट करेंगे तो वो क्या आएगा, एक रिलेशन आएगा XYZ में, क्योंकि यहाँ पर 3 वेरिएबल है XYZ। तो आपके पास जैसे आप ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ते हैं तो ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन में आपके पास 2 वेरिएबल होते हैं x और y। y हम डिपेंडेंट वेरिएबल लेके चलते हैं, x इंडिपेंडेंट, और आपके पास ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन में dy/dx और इसके दूसरे डेरिवेटिव जो होंगे उनमें रिलेशन होता है। इस तरह की जो इक्वेशन होती है उसको जब आप सॉल्व करते हैं तो आपको क्या मिलता है, सोल्यूशन क्या मिलता है, जिसको हम इंटीग्रल भी बोलते हैं, y इन टर्म्स ऑफ x, ठीक है, मान लेते हैं y = gx। तो इस तरह का जो रिलेशन होता है वो क्या बनता है, इसका सोल्यूशन। इन द सेम वे जब हम इक्वेशन 1 को सॉल्व करेंगे, क्योंकि यहाँ पर x y z 3 वेरिएबल है, z डिपेंडेंट है, तो हम क्या लिख सकते हैं, 1 को जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास कुछ रिलेशन आएगा। सोल्यूशन ऑफ 1 किस तरह का दिखेगा, z = सम फंक्शन ऑफ x y, तो उसको मैं लिख सकती हूँ z जो क्या होगा, z इज फंक्शन ऑफ x y। अब यहाँ पर z वेरिएबल है और यहाँ पर कोई फंक्शन होगा x और y में, ठीक है, कुछ भी एक्सप्रेशन हो सकता है, जैसे कि z = x² + y², इस तरह का फंक्शन। अब मैं यहाँ पर क्या करती हूँ, एक नया फंक्शन एज्यूम कर देती हूँ fxyz
ठीक है। अब इस जेड को मैं शिफ्ट करती हूँ उधर साइड, तो हमारे पास क्या बनेगा, जेड एक्स वाई माइनस जेड इक्वल्स टू 0। इसका मतलब ये जो एक्सप्रेशन है ये कंप्लीट, ये तो है एक्स वाई में और यहाँ पर आ गया जेड। इसका मतलब ये कंप्लीट एक्सप्रेशन किन वेरिएबल्स की फॉर्म में है, एक्स वाई जेड। तो इसको हमने मान लिया है फंक्शन इन एक्स वाई जेड। इसका मतलब ये रिलेशन है 3 वेरिएबल्स में, ठीक है। इसी सरफेस की ये बात कर रहा है। हर ऑप्शन में एफ एक्स वाई जेड इक्वल टू 0 जो दिया हुआ है ये सरफेस है, और एक्चुअली ये क्या है, ये सोल्यूशन है। तो इसको हम इंटीग्रल सरफेस बोल सकते हैं या सोल्यूशन सरफेस बोल सकते हैं, ठीक है। सोल्यूशन सरफेस है ये हमारा, या इंटीग्रल सरफेस। इस सरफेस के नॉर्मल की बात हो रही है। अब आपने एक टर्म पढ़ी होगी कि जब सरफेस का आपको नॉर्मल निकालना होता है, कोई भी आपको सरफेस दिया है, इसका नॉर्मल अगर आपको फाइंड आउट करना है तो नॉर्मल हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, ग्रेडियंट से। ग्रेडियंट अगर आपने पढ़ा है तो ग्रेडियंट जो है वो वेक्टर कैलकुलस में हम पढ़ते हैं। ये डिफरेंशियल ऑपरेटर होता है और इसकी वैल्यू कितनी होती है, आई डेल बाई डेल एक्स प्लस जे डेल बाई डेल वाई प्लस के डेल बाई डेल जेड। के डेल बाई डेल जेड। अगर आप इस सरफेस का नॉर्मल निकालना चाह रहे हैं तो आप क्या करिए, इस सरफेस का ग्रेडियंट निकाल दीजिए। ग्रेडियंट ऑफ एफ विल गिव यू नॉर्मल टू एफ, ठीक है। ये क्या देगा, एफ सरफेस का नॉर्मल देगा आपको। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, क्योंकि हर ऑप्शन में ये क्या कर रहा है, नॉर्मल फाइंड आउट कर रहा है सरफेस का, तो हम सरफेस का नॉर्मल हम निकाल लेते हैं। सरफेस का जब आप नॉर्मल निकालेंगे दैट मीन्स ग्रेडियंट ऑफ एफ। तो आप यहाँ पर ये जो ग्रेडियंट है यहाँ पर हम क्या लगा दें, एफ लगा दें। तो जैसे ही आप यहाँ पे एफ ऑपरेट करेंगे तो देखिए आई डेल एफ बाई डेल एक्स प्लस जे डेल एफ बाई डेल वाई प्लस के डेल एफ बाई डेल जेड। पहला आएगा आई डेल एफ बाई डेल एक्स। इस एफ का एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना है, और जब आप एफ को मान रहे हैं तो एक्स वाई जेड तीनों इंडिपेंडेंट माने, ठीक है। तो जब हम इसका एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे तो ये एक्स वाई में है एक्सप्रेशन, तो इसका डेरिवेटिव होगा और ये इंडिपेंडेंट होगा तो इसका 0 हो जाएगा। तो हम क्या कहें, डेल जेड बाय डेल एक्स प्लस जे डेल जेड बाय डेल वाई प्लस के। जब हम जेड के रिस्पेक्ट में करेंगे तो ये क्योंकि एक्स और वाई में एक्सप्रेशन है तो इसका 0 हो जाएगा, और यहाँ पर जेड है, जेड के रिस्पेक्ट में करेंगे तो इसका 1 हो जाएगा, और नेगेटिव साइन है तो मतलब -1 आएगा। तो आपके पास ग्रेडियंट कितना आ गया, आई डेल जेड बाय डेल एक्स। इसको हमने किससे रिप्रेजेंट किया है, पी से। इसका मतलब आई टाइम्स पी प्लस जे टाइम्स क्यू माइनस के। तो ये आ गया हमारे पास नॉर्मल। तो नॉर्मल वेक्टर कितना आ गया, जिसको हम ग्रेडियंट एफ बोल रहे हैं, वो कितना आया, आई पी प्लस जे क्यू माइनस के। इसको मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ, कंपोनेंट वाइज हम ऐसे भी लिख सकते हैं, पी क्यू -1। तो ये हमारे पास क्या है, नॉर्मल की इक्वेशन है, ठीक है। अब हमको क्या निकालना है, अब मैं जो ये इक्वेशन 1 एज्यूम की है इसको वापस लिख रही हूँ, ठीक है। तो इक्वेशन 1 क्या है, पी स्मॉल पी प्लस क्यू स्मॉल क्यू इक्वल्स टू आर। आर को हम लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट करते हैं तो हमारे पास इक्वेशन कुछ इस तरीके से आ जाएगी। अब इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, ये डॉट प्रोडक्ट है पी क्यू आर, ये एक लाइन है जिसके डायरेक्शन रेशियो कितने हैं, पी क्यू आर डॉट स्मॉल क्यू -1। अब देखिए इनका डॉट प्रोडक्ट लीजिए। एक्चुअली ये वेक्टर है, और अगर इसको मैं वेक्टर फॉर्म में लिखूँ तो ये क्या बनेगा, पी आई प्लस क्यू जे प्लस आर के। ये बनेगा स्मॉल पी आई प्लस स्मॉल क्यू जे माइनस के, और ये हमने लिखा है कंपोनेंट वाइज में वेक्टर को, ठीक है। इनका जब डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो क्या आएगा, पी स्मॉल पी, ये आ जाएगी टर्म, क्यू स्मॉल क्यू, आर टाइम्स -1 दैट मीन्स माइनस आर। तो ये फिर से इक्वेशन मिल जाएगी। इसका मतलब इक्वेशन 1 को हम 2 वेक्टर के डॉट प्रोडक्ट में लिख सकते हैं, दिस इज इक्वल टू 0। अब आप इसको ध्यान से देखिए, ये वेक्टर क्या है, ये वेक्टर तो क्या है, नॉर्मल वेक्टर, दिस इज ग्रेडियंट ऑफ एफ। तो मैं यहाँ पर क्या लिखूँ, पी क्यू आर ग्रेडियंट ऑफ एफ इज इक्वल टू 0। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो भी लाइन है जिसके डायरेक्शन रेशियो पी क्यू आर है, ये लाइन 2 वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट का 0 कब होता है, 2 वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट अगर 0 है, इसका मतलब वो दोनों वेक्टर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। इसका मतलब ये हुआ कि ग्रेडियंट ऑफ एफ जो है वो परपेंडिकुलर होगा लाइन के जिसके डायरेक्शन रेशियो कितने हैं, पी क्यू आर, ठीक है। और ग्रेडियंट ऑफ एफ ही क्या है, नॉर्मल। इसका मतलब क्या हुआ, नॉर्मल टू एफ, सरफेस के जो f इक्वल टू 0, ये जो सरफेस है इसका जो नॉर्मल है वो किसके परपेंडिकुलर होगा, उस लाइन के परपेंडिकुलर होगा जिसके डायरेक्शन रेशियो कितने होते हैं, पी क्यू आर। ये है ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ दिस लैग्रांज डिफरेंशियल इक्वेशन, कि इससे जो सरफेस मिलेगा, सरफेस का मतलब है सॉल्यूशन सरफेस, उस सॉल्यूशन सरफेस का जो नॉर्मल होगा वो
क्या रहेगा, किस लाइन के परपेंडिकुलर, जिसके डायरेक्शन रेशियो कैपिटल P, कैपिटल Q, कैपिटल R होंगे। तो अब आप अगर ऑप्शन देखेंगे तो देखिए फर्स्ट ऑप्शन क्या है, नॉर्मल टू द सरफेस इज परपेंडिकुलर टू लाइन हुज डायरेक्शन रेशियोज आर PQR, तो यही करेक्ट ऑप्शन है हमारा। ऑप्शन 2 में इन्होंने क्या दिया है, पैरेलल दिया है, तो पैरेलल तो नहीं है। ऑप्शन 3 में क्या दिया है कि नॉर्मल जो है वो एंगल बना रहा है 45 डिग्री, लेकिन ऐसा भी नहीं है, वो कितना एंगल बना रहा है 90 डिग्री बना रहा है, परपेंडिकुलर है। ऑप्शन 4 में क्या दिया है इन्होंने कि इसका जो सरफेस का जो नॉर्मल होगा वो परपेंडिकुलर टू लाइन हुज डायरेक्शन रेशियोज आर PQ-1, ये तो ग्रेडियंट है खुद ही, ये तो नॉर्मल ही आ रहा है, तो नॉर्मल परपेंडिकुलर कैसे हो सकता है नॉर्मल के, तो ये तो गलत है स्टेटमेंट। तो अब आपको इतना सॉल्व नहीं करना है, इस तरह के जो क्वेश्चन है ये कंसेप्ट बेस्ड है, तो इनको तो आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो ये मैंने पूरा एक्सप्लेन किया है कि किस तरीके से ऑप्शन 1 करेक्ट है, अब आप इसको याद रख सकते हैं, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11, इफ़ आर आपको दी हुई है, एक सेट दिया हुआ है, इसके साथ 2 ऑपरेशन है, तो यहीं से हमें पता चलता है कि ये रिंग होगी, ठीक है। और ऑपरेशन क्या है, एडिशन मॉड्यूलो 6, मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो 6। इसका मतलब ये जो सेट दिया होगा ये क्या होगा, Z6 में एलिमेंट क्या आते हैं, Z6 जो होता है वो क्या होता है, Z6 में आप एलिमेंट लिखते हैं 0 1 2 3 4 5, मतलब जब इंटीजर्स को, हम सारे इंटीजर को जब हम 6 से डिवाइड करेंगे तो पॉसिबल रिमाइंडर क्या होंगे, जो क्या क्या पॉसिबल रिमाइंडर्स होंगे उनका कलेक्शन होता है Z6, तो वो 0 से लेकर 5 तक। और ये रिंग बनता है अंडर एडिशन मॉड्यूलो 6 एंड मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो 6 के अंडर क्या बनता है, ये रिंग बनता है। तो रिंग तो है, आपको ये बताना है कि क्या ये फील्ड बनेगा, क्या ये डिवीजन रिंग बनेगा, या रिंग विद 0 डिवाइजर, या रिंग विदाउट 0 डिवाइजर। तो ये तो बहुत ही बेसिक है। देखिए 0 डिवाइजर का अगर कंसेप्ट आए तो 0 डिवाइजर का क्या मतलब है कि 2 एलिमेंट का प्रोडक्ट 0 हो जाए इफ़ A इज़ नॉट इक्वल टू 0 एंड B इज़ नॉट इक्वल टू 0, मतलब दोनों एलिमेंट की वैल्यू 0 नहीं है बट फिर भी प्रोडक्ट 0 हो रहा है, इसका मतलब ये क्या कहलाएंगे, 0 डिवाइजर्स। अब Z6 को आपको देखना है, प्रोडक्ट का मतलब यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो 6 है, यहाँ से मैं 2 एलिमेंट उठाती हूँ 2 और 3, 2 और 3 को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आएगा, और अंडर मॉड्यूलो 6 इसका मतलब 6 में 6 का भाग 2 और फिर रिमाइंडर क्या बचे, तो वो तो 0। तो मतलब 2 और 3 को मल्टीप्लाई कर रही तो मुझे क्या मिल रहा है, 0, बट ये एलिमेंट भी 0 के इक्वल नहीं है, सेकेंड एलिमेंट भी 0 के इक्वल नहीं है, इसका मतलब Z6 जो है एक ऐसी रिंग है जिसमें 0 डिवाइजर्स है। अगर आप 3 और 4 को भी उठाए तो 3 × 4 करेंगे तो 12 आएगा, और 12 अंडर मॉड्यूलो 6 फिर से 0 हो जाएगा, मतलब ये भी 0 डिवाइज़र है। तो 2 3 4 भी 0 डिवाइज़र है। 5 को भी चेक कर सकते हैं, ठीक है, हालांकि 5 नहीं होगा। तो इस तरीके से आपको क्या करना है, चेक करना है। अगर एक भी 0 डिवाइज़र मिल गया तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर 3, अ रिंग विद 0 डिवाइज़र। अ रिंग विदाउट 0 डिवाइज़र ये तो कैंसिल हो गया, ठीक है। अब ये पूछा है डिवीज़न रिंग। डिवीज़न रिंग का क्या मतलब होता है, डिवीज़न रिंग का मतलब ये होता है कि ऐसी रिंग जिसमें नॉन ज़ीरो एलिमेंट के मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स एग्जिस्ट करे बट कम्यूटेटिव नहीं हो। कम्यूटेटिव किसके रिस्पेक्ट में, मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में कम्यूटेटिव ना हो। लेकिन ये तो जो मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो 6 है ये तो कम्यूटेटिव होता है। क्यों, क्योंकि आप a और b को मल्टीप्लाई करें या फिर b डॉट a को मल्टीप्लाई करें सेम आएगा। एक्चुअली इसमें आप करते क्या है, a और b को ऑर्डिनरी वे में मल्टीप्लाई करेंगे और फिर 6 से डिवाइड करेंगे और फिर जो रिमाइंडर होगा वो आंसर होगा। अब a b लिखे या फिर b इंटू ए लिखे सेम होगा, तो ये कम्यूटेटिव तो है। इसका मतलब डिवीज़न रिंग तो नहीं हो सकती, डिवीज़न रिंग ये नहीं हो सकती। मतलब है हर नॉन ज़ीरो एलिमेंट का इन्वर्स भी एग्जिस्ट करे और कम्यूटेटिव भी हो। कम्यूटेटिव वगैरह है, नॉन ज़ीरो एलिमेंट का इन्वर्स एग्जिस्ट करना चाहिए। तो यहाँ पे 2 है, जैसे इसका इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा क्योंकि 2 को किससे मल्टीप्लाई करे कि 1 मिल जाए, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी इन्वर्स के लिए, ठीक है। तो 2 को जब हम 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0, 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 मिलेगा, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे 4, 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0, 2 को 4 से मल्टीप्लाई जब आप करोगे तो 8, 8 अंडर मॉड्यूलो 6 2 मिल रहा है, और 2 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10, 10 अंडर मॉड्यूलो 6 4। इसका मतलब 2 को किसी भी एलिमेंट से मल्टीप्लाई करूं लेकिन मुझे 1 तो नहीं मिल रहा है, इसका मतलब 2 का इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं कर रहा, तो ये फील्ड भी नहीं हो सकता। इस तरीके से बाकी 3 ऑप्शन करेक्ट नहीं होंगे, रॉन्ग हो जाएंगे, और ऑप्शन नंबर 3 जो है करेक्ट होगा। अब जब वहाँ आप इस क्वेश्चन को अटैम्प्ट कर रहे हैं तो वहाँ पर आपको, क्योंकि ये सिंगल करेक्ट है तो हर आंसर को चेक करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे ही आप 0 डिवाइज़र पे आपकी नज़र पड़ेगी, आपको पता है Z6 है,
ठीक है, तो इसमें तो ज़ीरो डिवाइज़र मिलेंगे, ये कंपोजिट नंबर है तो इसमें इजीली ज़ीरो डिवाइज़र मिल जाएंगे। तो हमारा डायरेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, इक्वेशन ऑफ द एक्सिस ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर। हमें क्या करना है, एक्सिस ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर मतलब राइट सर्कुलर सिलेंडर के एक्सिस की इक्वेशन लिखनी है। हुज गाइडिंग कर्व, जिसका गाइडिंग कर्व ये दिया हुआ है। ठीक है, अब गाइडिंग कर्व में आपको दो इक्वेशन दी हुई है। पहली इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल्स टू 4। ये एक स्फीयर को रिप्रेजेंट करता है जिसका सेंटर होता है ओरिजिन, यहाँ से आप चेक कर सकते हैं, और रेडियस क्या होगी 2। तो ये एक स्फीयर है। इसके साथ ही एक इक्वेशन दी है, प्लेन की इक्वेशन एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल्स टू 2। ये प्लेन को रिप्रेजेंट कर रहा है। जब आप स्फीयर और प्लेन को एक साथ लेंगे, दैट मीन्स स्फीयर को अगर हम इंटरसेक्ट करवाएं प्लेन से, तो हमें क्या मिलेगा, सर्कल। तो आपको गाइडिंग कर्व जो है, जो दिया है वो क्या है, एक सर्कल है। ये आपको गाइडिंग कर्व दिया है और ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, सर्कल को। तो इस सर्कल को लेते हुए आपको क्या बनाना है, एक राइट सर्कुलर सिलेंडर खींचना है। दैट मीन्स सबसे पहले हमारे पास स्फीयर है जिसका सेंटर कितना है, ओरिजिन। इस स्फीयर को हम इंटरसेक्ट करवाते हैं एक प्लेन से। जब आप प्लेन से इंटरसेक्ट करवाएंगे तो आपको क्या मिलेगा, एक सर्कल मिलेगा। मान लेते हैं वो ये सर्कल है, ठीक है, ये सर्कल मान लो। इस सर्कल का ये सेंटर ले लीजिए, और ये जो सेंटर मैंने बनाया ऊपर, ये स्फीयर का सेंटर है, और ये जो नीचे है ये इस सर्कल का सेंटर है। ये सर्कल कैसे मिला है, जब हमने इस स्फीयर को इस प्लेन से इंटरसेक्ट करवाया है। अब ये जो सर्कल मिला है, इस सर्कल को लेकर आपको एक सिलेंडर बनाना है। मतलब ये अपना गाइडिंग कर्व है, तो जब आप बनाएंगे सिलेंडर तो वो कुछ इस तरीके से बनेगा। ये राइट सर्कुलर सिलेंडर है जिसका गाइडिंग कर्व क्या है, ये सर्कल। अब हमको इस सिलेंडर की एक्सिस का इक्वेशन लिखना है। एक्सिस मतलब परपेंडिकुलर लाइन जो कि इस सेंटर से पास होगी, कुछ इस तरीके से दिखेगी। ठीक है, इस परपेंडिकुलर लाइन की हमको इक्वेशन लिखनी है। अब इस लाइन को आप ध्यान से देखिए, ये परपेंडिकुलर लाइन जो है, ये परपेंडिकुलर किसके है, इस प्लेन के। इसका मतलब जो एक्सिस है वो परपेंडिकुलर होगी प्लेन के। पहली चीज़ तो ये यहाँ से निकल के आ रही है। दूसरी, आप इजीली देख सकते हैं कि ये जो एक्सिस है ये किससे पास हो रही है, सेंटर ऑफ सर्कल से तो पास होगी और सेंटर ऑफ स्फीयर से भी पास होगी। इसका मतलब एक्सिस जो है वो किससे पास होगा, ओरिजिन से पास होकर निकलेगी। तो एक्सिस मतलब एक स्ट्रेट लाइन होगी। तो स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन आप कैसे लिख सकते हैं, अगर आपको पॉइंट पता है एक x माइनस 0 बाय एल, 0 0 0 से पास हो रही है, तो ये कुछ एक्सिस की इक्वेशन होगी। मैं कंडीशन 2 को यूज़ किया है क्योंकि 0, 0, 0 पॉइंट से पास हो रही है। LMN इसके डायरेक्शन रेशियोज है जिनको हमें फाइंड आउट करना है। अब ये एक्सिस जो है वो प्लेन के परपेंडिकुलर है। प्लेन की इक्वेशन आपको ये दी हुई है। प्लेन की जनरल इक्वेशन को हम लिखते हैं Lx प्लस my प्लस nz इक्वल्स टू सम d। तो जो x, y, z के कोफिशिएंट होते हैं वो किसको रिप्रेजेंट करते हैं, वो क्या बताते हैं, डायरेक्शन रेशियो प्लेन के परपेंडिकुलर के। तो इसका मतलब इस प्लेन का जो परपेंडिकुलर होगा, जो नॉर्मल होगा, उसके डायरेक्शन रेशियो कितने होंगे, 1 1 1। अब इस प्लेन का परपेंडिकुलर कौन है, इस प्लेन के परपेंडिकुलर ये एक्सिस है। इसका मतलब इस एक्सिस के डायरेक्शन रेशियो क्या हो गए, एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट। एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट कितने हैं, 1, 1, 1। इसका मतलब एक्सिस की इक्वेशन हो गई x बाय 1 y बाय 1 इक्वल टू z बाय 1। इसका मतलब x इक्वल टू वाई इक्वल टू z। अब आप ऑप्शन को चेक करिए, 1 बाय 1 ये तो नहीं होगा, यहाँ पर भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। ये दिया है 2x इक्वल टू 2y इक्वल टू 2z। 2 कॉमन है, कट करके आप x इक्वल टू वाई इक्वल टू z पर पहुँच सकते हैं। इसका मतलब ऑप्शन नंबर 4 जो है वो क्या रहेगा, करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमको सेट थ्योरी से पूछा गया है। यहाँ पर आपको 3 सेट्स दिए A B C। A में 3 एलिमेंट है, B में 2 एलिमेंट है और C में 3 एलिमेंट लिए गए हैं। यहाँ पर आपसे पूछा है A क्रॉस B इंटरसेक्शन A क्रॉस C। A क्रॉस B का मतलब है कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ A एंड B। इसका इंटरसेक्शन लेना है A क्रॉस C से। अब ये किसके इक्वल होता है, ये डायरेक्ट आप फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं। ये किसके इक्वल होगा, A क्रॉस B इंटरसेक्शन C। A यहाँ पर कॉमन है, A सेट फर्स्ट वाला सेट, इसलिए हम ये फॉर्मूला यूज़ कर रहे हैं। या तो आप डायरेक्ट इसको निकाल लीजिए। अब इसमें क्या करना पड़ेगा, पहले A और B का कार्टेशियन प्रोडक्ट लेंगे, फिर A और C का कार्टेशियन प्रोडक्ट लेंगे, मतलब 2 कार्टेशियन प्रोडक्ट लेने पड़ेंगे, और फिर इंटरसेक्शन लेंगे, मतलब 3 ऑपरेशन यूज़ करेंगे। इस फॉर्मूले को अगर आप यूज़ करते हैं तो यहाँ पर आप P और C का इंटरसेक्शन लेंगे, एक ऑपरेशन,
फिर इन दोनों का कार्टेशियन प्रोडक्ट, मतलब यहाँ पर आपको 2 ऑपरेशन यूज़ करने पड़ेंगे। तो सीधी सी बात है, यहाँ पर कम काम होगा तो हम ये यूज़ करेंगे। अगर आपको इस तरह के फॉर्मूले नहीं याद है एग्जाम में तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, उसके थ्रू भी इजीली पहुंचा जा सकता है। मैं यहाँ पर ये यूज़ कर रही हूँ। तो पहले हम क्या निकालेंगे, बी इंटरसेक्शन सी। बी इंटरसेक्शन सी अगर आप देखिए कॉमन एलिमेंट क्या है, 4, खाली एक एलिमेंट आ रहा है। अब मुझे ए के साथ इसका क्या लेना है, कार्टेशियन प्रोडक्ट। ए सेट में 3 एलिमेंट है, 1, 2, 3। इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट हम किसके साथ लेंगे, 4 के साथ। कार्टेशियन प्रोडक्ट में ऑर्डर्ड पेयर आते हैं। ऑर्डर्ड पेयर में पहला जो एलिमेंट रहेगा वो इस सेट से एंट्री होगी और दूसरा एलिमेंट यहाँ से लिखेंगे। तो 1, 4। यहाँ पर और चॉइसेज है हमारे पास, तो सेकंड चॉइस हम 2 को यूज़ करते हैं, लेकिन सेकंड सेट में हमारे पास 4 ही है। फिर 3, 4। इस तरीके से हमारे पास ये सेट बन जाएगा। इसमें जब आप मैच करेंगे तो ये ऑप्शन नंबर कौन सा सही रहेगा, ऑप्शन नंबर 4। तो ये करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में आपको क्या दिया है, इफ़ y इक्वल्स टू, y जो है एक फंक्शन दिया है इन टर्म्स ऑफ x, थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव आपको फाइंड करना है एट x इक्वल टू 0। हमको ये फाइंड आउट करना है और x इक्वल टू 0 इस पर्टिकुलर वैल्यू पे फाइंड आउट करना है। y हमें क्या दिया हुआ है, em साइन इनवर्स x। आपको क्या करना है, इस फंक्शन का डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है एट x इक्वल टू 0। तो पहले मैं y एट 0 निकाल लेती हूँ, क्योंकि ये फर्दर कैलकुलेशन में हम इसे यूज़ करेंगे, ठीक है। e टू द पावर m और साइन इनवर्स 0 कितना होता है, 0। तो ये रहेगा e टू द पावर 0, दैट मीन्स वैल्यू 1 आएगी। अब हमें थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना है, तो पहले फर्स्ट, सेकंड और फिर थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालेंगे 1 बाय 1। तो पहले मैं y डैश को निकाल रही हूँ। एक्सपोनेंशियल फंक्शन का एज इट इज़ हो जाएगा, और फिर m कांस्टेंट है, m आगे लिख लेते हैं, और साइन इनवर्स x का कितना होगा, 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसको आप क्या लिख सकते हैं, m, ये फंक्शन क्या है y, तो मैं y की टर्म्स में ही लिख रही हूँ ताकि कैलकुलेशन ईजी रहे। ये अब शॉर्ट में हो गया, ठीक है। ये क्या आ गया, y डैश, ये हमारे पास क्या है, y डैश की वैल्यू, क्योंकि y डबल डैश हम y डैश का यूज़ करेंगे y डबल डैश निकालने के लिए। अब y डैश एट 0 भी हम निकाल लेते हैं। जैसे ही आप 0 पुट करेंगे तो m y एट 0 कितना है, 1, और यहाँ पे जब 0 रखेंगे तो 1 माइनस 0 1 रहेगा। इसका मतलब वैल्यू कितनी आ जाएगी, m। तो y डैश 0 अब हमारे पास आ गया m। अब हमें क्या निकालना है, y डबल डैश। y डबल डैश निकालने के लिए मैं y डैश का यूज़ करूँगी। इसका एक बार और डेरिवेटिव, m कांस्टेंट है, हम बाहर रखेंगे। y और एक ये फंक्शन है, 2 फंक्शन है तो हम प्रोडक्ट रूल यूज़ करेंगे। आप y अपॉन समथिंग तो डिवीज़न रूल भी यूज़ कर सकते हैं या फिर प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल ज़्यादा इजी है तो मैं प्रोडक्ट रूल को यूज़ कर रही हूँ। y का डेरिवेटिव आप जब करेंगे तो y डैश, सेकेंड फंक्शन एज इट इज़। फिर हम क्या करेंगे, y को एज इट इज़ रखेंगे और इसका डेरिवेटिव करेंगे। इसको अगर आप ऊपर लेके जाए तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर माइनस हाफ। तो पावर फंक्शन का डेरिवेटिव का जो फॉर्मूला होता है उसको यूज़ करेंगे माइनस हाफ। फिर इसकी पावर जितनी भी है उसमें -1 करेंगे, तो पावर कितनी हो जाएगी, 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर -3/2। और फिर 1 माइनस एक्स स्क्वायर का जब आप करेंगे तो 1 का 0 और माइनस एक्स स्क्वायर का हो जाएगा -2x। इस तरीके से ये डेरिवेटिव होगा। लेकिन हमें चाहिए होगा एट 0 पे भी वैल्यू। तो m y डैश की 0 पे वैल्यू कितनी है, m अभी हमने फाइंड आउट की है। डिनोमिनेटर में तो 1 रहेगा। इसको जब आप निकालेंगे तो ये कुछ वैल्यूज़ आएंगी, लेकिन यहाँ पर x की प्रेजेंस है और x को जैसे ही 0 पुट करेंगे तो ये पूरी की पूरी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0। इसका मतलब ये y डबल डैश कितना आ रहा है, m स्क्वायर। अब हमें क्या निकालना है, y ट्रिपल डैश। तो y ट्रिपल डैश को निकालने के लिए हम किसका यूज़ करेंगे, y डबल डैश का। y ट्रिपल डैश हमें फाइंड आउट करना है। तो देखिए y डबल डैश ये फंक्शन है, इसका एक बार और डेरिवेटिव करना है। तो पहले हम इसका करेंगे, इसमें फिर से प्रोडक्ट रूल यूज़ करूँगी क्योंकि 2 फंक्शन आ रहे हैं। y डैश का होगा y डबल डैश और इसको एज इट इज़। तो चलिए लिख लेते हैं, m बाहर, y डबल डैश अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। फिर हम क्या करेंगे, y डैश को एज इट इज़ और इसका करेंगे। लेकिन अभी अभी हमने जब यहाँ पर इस फंक्शन का डेरिवेटिव किया था तो हमने ये देखा कि जब हम 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव करते हैं तो इसमें -2x निकल के आता है। और जब हम x को 0 रखते हैं, क्योंकि एट द एंड हमको x को 0 पुट करना है, तो ये पूरी टर्म क्या हो जाती है, 0। इसका मतलब इसका डेरिवेटिव करने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि ये टर्म वैल्यू क्या देगा, 0। तो इसको मैं नहीं लिखूँगी। फिर आते हैं इस टर्म पे, इसका एक बार और डेरिवेटिव करना है। तो y का मैं डेरिवेटिव करती हूँ, y डैश, बाकी सबको एज इट इज़ रखती हूँ। इस फंक्शन को ऐसे का ऐसे रखा, यहाँ पर -2x मतलब x की प्रेजेंस है, तो x को जब 0 रखूँगी तो ये 0 हो जाएगा। इसका मतलब इसका डेरिवेटिव करने का कोई फ़ायदा नहीं है। अब देखते हैं इस फंक्शन का डेरिवेटिव करते हैं
इन दोनों को एज इट इज़ रखते हैं, लेकिन फिर से x की प्रेजेंस रहेगी तो फिर से ये 0 हो जाएगा, मतलब इसका भी डेरिवेटिव करने का कोई फ़ायदा नहीं। अब इन सबको एज इट इज़ रखेंगे और इसका डेरिवेटिव करेंगे। इसका जब आप डेरिवेटिव करोगे तो -2 आएगा, x यहाँ से चला जाएगा। तो अब x चला गया है, तो अब ये टर्म जो है वो नॉन ज़ीरो वैल्यू देगी। इसका मतलब हम क्या करेंगे, प्लस y, इसको एज इट इज़ रखेंगे, y -½ फिर ये जो है 1 - x² की पावर -3/2 और -2x का हो जाएगा -2। ये फाइनल वैल्यू हम लिखेंगे। वैल्यूज़ और भी आएंगी लेकिन वो हमारे काम की नहीं है, क्योंकि हमें तो y'' निकालना है, तो हमने सिर्फ नॉन ज़ीरो वैल्यूज़ को लिखा है। अब y'' तो कितना आया, m², नीचे 1 हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर प्लस y'0 की वैल्यू 1 थी, यहाँ पर भी ये क्या मिलेगा 1। इसका मतलब फाइनल वैल्यू कितनी आ गई, m × m² + 1। अगर आप y'' को निकाल रहे हो और सारी टर्म्स लिखेंगे तो ये क्वेश्चन बहुत ही लेंथी हो जाएगा और आप फाइनल आंसर तक नहीं पहुँच सकते। सेम y'' को भी जब आप निकाल रहे हैं तो इस तरीके से आपको इन ट्रिक्स को यूज़ करना है। तो इसका जो आंसर है वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 ये करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, कैपिटल D = d/dx। ये क्या है, डिफरेंशियल ऑपरेटर है और ये हम नोटेशन यूज़ करते हैं। देन द वैल्यू ऑफ 1/xd - 1 x इनवर्स, मतलब यहाँ पर आपको इसकी वैल्यू निकालनी है। xd - 1 x इनवर्स का मतलब है 1/x, इसकी वैल्यू निकालनी है। xd जब भी इस तरह का ऑपरेटर आता है तो हम किसको यूज़ करते हैं, ऑयलर्स फार्मूला जो है, ऑयलर्स इक्वेशन जो है होमोजीनियस फंक्शन के लिए, उसमें क्या होता था ना, इक्वेशन इस तरह की होती थी, x की पावर n तो dn होता था, x की पावर n-1 उसके साथ dn-1, मतलब डिफरेंशियल ऑपरेटर जो है उसकी पावर और वेरिएबल की पावर सेम है, तो हम एक सब्स्टिट्यूशन यूज़ करते हैं और उसमें हम क्या करते हैं, इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो है x उसको हम पुट करते हैं e⁻z, और इस सब्स्टिट्यूशन को यूज़ करके आप d/dx जो है x × d/dx मतलब xd, ये हुआ xd, इसकी वैल्यू क्या आ जाती है d/dz, जिसको हम क्या बोल देंगे, थीटा। तो ये सब्स्टिट्यूशन आपको याद रखना है। तो जब भी xd आए, x²d² आए, तो आपके दिमाग में यही आना चाहिए सब्स्टिट्यूशन, उससे इजीली होगा। अगर आप बिना इसको यूज़ करके करोगे तो ये क्वेश्चन बहुत ही लेंथी हो जाएगा। ठीक है, तो आपका जो ये एक्सप्रेशन है ये किस में कन्वर्ट हो गया, xd किस में कन्वर्ट हो गया, थीटा, थीटा मतलब d/dz, और 1/x, x की जगह क्या यूज़ करना, e⁻z, 1/e⁻z को हम लिख सकते हैं e⁻−z। अब ये e⁻−z z में है ये फंक्शन, और यहाँ पर ये डेरिवेटिव भी z की फॉर्म में d/dz। जब भी इस तरह की सिचुएशन होती है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है, तो ये जो कोफिशिएंट है इससे हम रिप्लेस करते हैं इस ऑपरेटर को। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 1/-1 e⁻z, ये फंक्शन एज इट इज़ -1/2 e⁻−z। अब फिर से इसको मैं x की फॉर्म में लेके आऊँगी, क्योंकि आंसर्स जो है वो x की फॉर्म में है, तो ये हो जाएगा -1/2 e⁻−z का मतलब है 1/x, तो मतलब ये हो जाएगा -1/2x। तो फाइनल आंसर जो है वो हमारा होगा ऑप्शन नंबर 2। इस तरीके से आपको ये करना है। ठीक है, अ नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर अ बेसिक फिजिबल सोल्यूशन टू अ मिनिमाइजेशन लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम टू बी एन ऑप्टिमल, मतलब आपको कंडीशन बतानी है यहाँ पर, किसके लिए, यहाँ पर जो प्रॉब्लम कंसीडर की गई है वो मिनिमाइजेशन की प्रॉब्लम है। आपको एक LPP गिवन है जिसमें ऑब्जेक्टिव फंक्शन जो है वो मिनिमाइजेशन फॉर्म का है। उसके लिए हमें क्या बतानी है, नेसेसरी और सफिशिएंट कंडीशन, किसके लिए, फॉर अ बेसिक फिजिबल सोल्यूशन। ठीक है, तो आपने सिंप्लेक्स मेथड में पढ़ा होगा। सिंप्लेक्स मेथड में ज़्यादातर हम क्या करते हैं, ऑब्जेक्टिव फंक्शन जो लेते हैं वो मैक्सिमाइजेशन फॉर्म का लेते हैं। ठीक है, और उसके लिए जो नेसेसरी और सफिशिएंट कंडीशन रहती है वो ये रहती है कि zj - cj इज़ ग्रेटर दैन इक्वल टू 0। ये अगर कंडीशन आपको ऑब्टेन्ड हो जाए, आप सभी के सभी जब सिंप्लेक्स टेबल बनाएंगे तो उसमें जो कॉलम्स आएंगे उन कॉलम्स के लिए आप क्या निकालेंगे, zj - cj, ये वाली वैल्यू निकालेंगे, और ये जो वैल्यूज़ हैं ये सब अगर 0 या फिर पॉजिटिव आ जाए तो हम क्या कहते हैं कि जो सोल्यूशन ऑब्टेन्ड हुआ है वो टेबल ही हमारी क्या होती है, जो सोल्यूशन ऑब्टेन्ड हुआ होगा वो क्या होगा, बेसिक फिजिबल सोल्यूशन होगा। ठीक है, ये कंडीशन होती है, लेकिन ये होता है मैक्सिमाइजेशन के लिए। लेकिन अगर प्रॉब्लम मिनिमाइजेशन की हो
तो इसी की कंडीशन रिवर्स हो जाएगी। मिनिमाइजेशन के लिए कंडीशन क्या हो जाएगी, ZJ माइनस CJ लेस देन इक्वल टू 0। इसका मतलब ये जो आप निकालेंगे, इसको जब आप कैलकुलेट करेंगे तो हर कॉलम के करस्पॉन्डिंग जो वैल्यूज़ आएंगी वो या तो नेगेटिव होगी या फिर 0। अगर ये कंडीशन मतलब इसको अगर आप रीच कर देते हैं, इसका मतलब जो सोल्यूशन मिल रहा है वो टेबल में वो सोल्यूशन कैसा होगा, बेसिक फिजिबल सोल्यूशन होगा। तो हमारे पास ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। यहाँ पर आप कंफ्यूज हो सकते हैं ऑप्शन नंबर 3 में, क्योंकि यहाँ पर ZJ माइनस CJ ग्रेटर देन इक्वल टू 0 दिया है। तो हम क्या करते हैं कि प्रॉब्लम को ढंग से पढ़ते नहीं है क्वेश्चन को, और LPP का जैसे ही पूछा है तो ये कंडीशन हम हर बार लिखते हैं, ठीक है। क्योंकि हम जब सिंप्लेक्स मेथड को यूज़ करते हैं तो हम ज़्यादातर प्रॉब्लम्स मैक्सिमाइजेशन की करते हैं, ठीक है। तो आपको क्वेश्चन को ढंग से पढ़ना है, और यहाँ पर मिनिमाइजेशन टाइप का दिया हुआ है, तो ये मिनिमाइजेशन के लिए कंडीशन है जो ऑप्शन नंबर 2 में लिखी है। और थर्ड वाली कंडीशन होगी अगर आपकी प्रॉब्लम मैक्सिमाइजेशन टाइप की है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, इफ़ S and T आर सब स्पेस ऑफ अ वेक्टर स्पेस V F, देन विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन इज़ नॉट करेक्ट। देखिए यहाँ पर आपको इनकरेक्ट स्टेटमेंट को चूज़ करना है, तो पहले आप ना इसको मार्क कर दीजिए नॉट, इसका मतलब इनकरेक्ट स्टेटमेंट को चूज़ करना है, ठीक है। कई बार हम इसको ढंग से नहीं पढ़ते हैं तो हम करेक्ट स्टेटमेंट को चूज़ करके फिर आ जाएंगे, ठीक है, और क्वेश्चन हमारा गलत हो जाएगा। तो अगर नेगेटिव स्टेटमेंट पूछा हुआ है तो पहले तो नॉट या फिर इनकरेक्ट इस तरह के अगर स्टेटमेंट है तो उसको आप मार्क करिए ताकि आपके ध्यान में रहे। अब हमको इसमें से कौन सा इनकरेक्ट स्टेटमेंट है वो हमारा करेक्ट आंसर रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पर S और T जो है वो दो सब स्पेस लिए गए हैं, दोनों क्या है, सब स्पेस दिए हैं। और वेक्टर स्पेस क्या है, तो S और T जो है वो मेरे पास सब स्पेस है ऑफ वेक्टर स्पेस VF। V इज़ वेक्टर स्पेस ओवर द फील्ड F। अब इन ऑप्शंस को अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पर ना L ऑफ S यूनियन T या L ऑफ S, तो L ऑफ S क्या है पहले मैं आपको वो बता देती हूँ। अगर आपके पास कोई भी सबसेट है, मान लेते हैं A सबसेट है वेक्टर स्पेस V का, ठीक है, तो L ऑफ A का क्या मतलब है, L ऑफ A कंटेन्स ऑल द पॉसिबल लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट्स ऑफ A सेट में मान लेते हैं कि A सेट में एलिमेंट है V1 एंड V2, तो V1 और V2 से जितने भी पॉसिबल लीनियर कॉम्बिनेशन बनेंगे वो सब LA में आएंगे। इसका मतलब अल्फ़ा 1 V1 प्लस अल्फ़ा 2 V2, इस तरीके से ही हम लीनियर कॉम्बिनेशन बनाते हैं, जहाँ पे जो अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 है ये क्या है, स्केलर्स, ये फील्ड से बिलोंग करेंगे। तो सारे के सारे लीनियर कॉम्बिनेशन जितने पॉसिबल है, और लीनियर कॉम्बिनेशन हम वेक्टर्स से बनाते हैं, और वेक्टर्स हमको कहाँ से ले रहे हैं, सेट A से। अगर LA ले रहे हैं आप, LA को लिखना चाह रहे हैं तो A सेट से जितने वेक्टर आएंगे उन सब को लेके लीनियर कॉम्बिनेशन बना दीजिए। सारे के सारे लीनियर कॉम्बिनेशन का कलेक्शन क्या होगा, LA। अब देखिए वेक्टर स्पेस का क्या मतलब है, अगर V वेक्टर स्पेस है इसका मतलब ये कुछ 8 से 9 प्रॉपर्टीज सेटिस्फाई करेगा। ये एक एल्जेब्राइक स्ट्रक्चर होता है, इस पर हम 2 ऑपरेशन डिफाइन करते हैं, एक वेक्टर एडिशन और एक होता है स्केलर मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होता है कि ये एडिशन के रिस्पेक्ट में, वेक्टर एडिशन के रिस्पेक्ट में V जो है वो क्लोज रहेगा, स्केलर मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में भी क्लोज रहेगा, अगर आप वेक्टर स्पेस की डेफिनेशन जानते हो तो। और हम क्या कहते हैं कि अगर V वेक्टर स्पेस है तो अल्फ़ा U प्लस बीटा V, अल्फ़ा U मतलब आप क्या कर रहे हैं, स्केलर को वेक्टर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो ये एलिमेंट भी V का होगा, बीटा V भी V का होगा। 2 वेक्टर्स है, दोनों वेक्टर्स को जोड़े तो भी ये एलिमेंट किसका बनेगा, V का बनेगा। और बेसिकली ये क्या है, U और V अगर वेक्टर्स है, अल्फ़ा और बीटा अगर स्केलर्स है, तो ये क्या है, लीनियर कॉम्बिनेशन है। तो हम क्या बोलते हैं, V अगर वेक्टर स्पेस है, जिसको हम लीनियर स्पेस भी बोलते हैं। वेक्टर स्पेस क्या होता है, अगर कुछ वेक्टर है तो उन वेक्टर्स का लीनियर कॉम्बिनेशन भी वेक्टर स्पेस में बिलोंग करता है, ठीक है। और यही नेसेसरी और सफिशिएंट कंडीशन होती है। अगर मानो कोई सबसेट है S V का, अगर सबसेट है और S को अगर सब स्पेस प्रूव करना है तो हमारे पास क्या कंडीशन होती है, नेसेसरी और सफिशिएंट कंडीशन होती है कि S सब स्पेस कब बनेगा, अगर आप बस इतना दिखा दे कि इट इज़ क्लोज्ड अंडर वेक्टर एडिशन एंड स्केलर मल्टीप्लिकेशन। ये 2 प्रॉपर्टी और दोनों को इंक्लूड करके आप कंबाइन करके हम एक प्रॉपर्टी देते हैं, ठीक है। तो अब देखिए LA जो है वो क्या है, सभी के सभी लीनियर कॉम्बिनेशन का कलेक्शन। अब मुझे बताइए A सबसेट है V का, A किसका सबसेट लिया मैंने, V का। LA क्या है, सारे के सारे लीनियर कॉम्बिनेशन का कलेक्शन, तो ये भी V का सबसेट रहेगा। अब ये सबसेट तो है, क्या ये सब स्पेस बनेगा, तो ये सब स्पेस बनेगा, क्योंकि सब स्पेस के लिए मेरे पास क्या होना चाहिए, सारे के सारे लीनियर कॉम्बिनेशन उस सेट में बिलोंग करे।
यहाँ पे सॉरी वी नहीं होना चाहिए, एस होना चाहिए। तो और एल ए में तो सारे के सारे लीनियर कॉम्बिनेशन आ ही रहे, इसका मतलब एल ऑफ ए, इसका मतलब क्या हुआ, लीनियर स्पान अगर आप किसी भी सेट का निकालेंगे तो वो हमेशा सब स्पेस होगा और अपने आप में वो क्या रहेगा, वेक्टर स्पेस। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। अब सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको ये बताती हूँ कि अगर आपके पास कोई एस सब स्पेस दिया है, ठीक है, और सब स्पेस का अगर लीनियर स्पान आपको फाइंड आउट करने का बोले तो क्या आएगा, एल ऑफ एस कितना आएगा, एस सब स्पेस है, इसका मतलब ये सारे के सारे इसमें जितने वेक्टर आएंगे उनसे बनने वाले लीनियर कॉम्बिनेशन जो होंगे वो एस में इंक्लूड होंगे। और एल एस में आप क्या करते हैं, एस के लीनियर कॉम्बिनेशन को इंक्लूड करते हैं, तो एल एस तो कितना होगा, एस के इक्वल ही होगा, क्योंकि एस ऑलरेडी सब स्पेस है, इसका मतलब एस सारे के सारे लीनियर कॉम्बिनेशन को इंक्लूड कर रहा है। तो जब भी एस सब स्पेस है या वेक्टर स्पेस है तो एल ऑफ एस किसके इक्वल होता है, एस के इक्वल होता है। ये आपको प्रॉपर्टी ध्यान रखनी है। अब यहाँ पर ना एस और टी सब स्पेस दिए हैं, ठीक है। चलिए ऑप्शन नंबर 1 को अपन पढ़ते हैं, एस प्लस टी कितना होना चाहिए, एल ऑफ एस यूनियन टी। तो ऑप्शन नंबर 1 जो है उसमें हमें क्या प्रूव करना है, एस प्लस टी को किसके इक्वल दिखाना है, एल ऑफ एस यूनियन टी। दो सेट्स को इक्वल दिखाने का क्या मतलब है, एक दूसरे का सबसेट हो जाए, ठीक है। तो मैं यहाँ पर एक एलिमेंट लेके चलती हूँ, W ले लेती हूँ, मान लो ये S प्लस टी का एलिमेंट है, इसका मतलब W कैसा दिखता होगा, मम्मी आप बहुत तेज बोल रहे हो। ऑप्शन नंबर 1 को चेक करते हैं। ऑप्शन नंबर 1 में क्या लिखा है, S प्लस टी इक्वल्स टू एल ऑफ एस यूनियन टी। अब इन दो सेट्स को इक्वल दिखाना है, मतलब हम क्या करेंगे, इसको इसमें कंटेंट दिखा देंगे और इस सेट को हम इस सेट में कंटेंट दिखा देंगे। तो मैं पहले एक एलिमेंट लेके चलती हूँ W S प्लस टी से। अगर W S प्लस टी से बिलोंग कर रहा है तो W कैसा दिखता होगा, एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स U प्लस V, जहाँ पर U होगा फर्स्ट स्पेस से और V किससे होगा, T से। इस तरीके से हम लिखेंगे। अब U S का एलिमेंट है और V T का एलिमेंट है, तो U और V जो है वो किसके एलिमेंट हुए, S यूनियन T के हुए, U S में और V T में, तो यूनियन में दोनों एलिमेंट आएंगे। और इन दोनों एलिमेंट अगर S यूनियन T में है तो इनसे बनने वाले जितने भी लीनियर कॉम्बिनेशन होंगे वो किस में बिलोंग करेंगे, L ऑफ S यूनियन T में। अब मुझे बताइए 1 डॉट U प्लस 1 डॉट V क्या है, U और V का एक लीनियर कॉम्बिनेशन, ये तो कितना है W, इसका मतलब ये लीनियर कॉम्बिनेशन है S यूनियन T इनके वेक्टर्स का, तो ये किस में बिलोंग करेगा, L ऑफ S यूनियन T में। इसका मतलब हम एक एलिमेंट W यहाँ से लेके चले और W को हमने यहाँ पर दिखा दिया, तो यहीं से क्या हो जाता है, S प्लस टी किसका सबसेट हो जाता है, L ऑफ S यूनियन T का। तो 1 वे इज़ करेक्ट। द अदर वे जो है उसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करके चलते हैं, लेट W बिलोंग्स टू L ऑफ S यूनियन T। मैं मान लेती हूँ कि W इसका एलिमेंट है, इसका मतलब W जो है वो क्या होगा, S यूनियन T के वेक्टर्स का लीनियर कॉम्बिनेशन होगा। इसका मतलब W जो है वो इस तरीके से दिखेगा, अल्फा 2 V2 प्लस अल्फा K VK प्लस अल्फा N VN। मान लो ये सब वेक्टर्स का लीनियर कॉम्बिनेशन होगा, क्योंकि ये लीनियर स्पान में बिलोंग कर रहा है और लीनियर स्पान में हम क्या कहते हैं कि सारे के सारे लीनियर कॉम्बिनेशन बिलोंग करते हैं, तो W ऐसा दिखता होगा। अब ये लीनियर स्पान किसका है, S यूनियन T का है। इसका मतलब ये जो वेक्टर्स लिखे हैं VI, ये कहाँ से होंगे, S यूनियन T से होंगे। कुछ VI वेक्टर S से होंगे और कुछ VI वेक्टर T से होंगे। तो मैं मान लेती हूँ कि पहले K वेक्टर कहाँ से हैं, S से हैं, और आगे के वेक्टर जो हैं वो कहाँ से हैं, T से हैं। मतलब V1 V2 VK मैंने कहाँ से मान लिए, S से, और VK प्लस 1 से लेकर VN जो है वो मेरे पास T से हैं। अब मुझे बताइए V1 V2 VK इन ये सब S से है, इनका अगर लीनियर कॉम्बिनेशन लूँ तो वो किस में बिलोंग करेगा, S में ही बिलोंग करेगा, क्योंकि S सब स्पेस है। तो ये वाला इतना जो पोर्शन है ये किसका पार्ट होगा, S का, और आगे वाला जो पार्ट है क्योंकि वेक्टर्स इसमें T के यूज हो रहे हैं तो लीनियर कॉम्बिनेशन जो बनेगा वो T से बिलोंग करेगा। मतलब ये दोनों वेक्टर, ये इतना पार्ट तो S का है, इतना पार्ट जो बचा हुआ पार्ट है वो T का है, तो ये कहाँ से बिलोंग करेगा, S, और बीच में एडिशन है तो S प्लस टी से। इसका मतलब W किस में बिलोंग कर गया, S प्लस टी में। हम लेके चले थे इस सेट से, इसमें बिलोंग करवा दिया। इसका मतलब L ऑफ S यूनियन T इज कंटेन्ड इन S प्लस टी।
दोनों वे सॉल्व हो गए, इसका मतलब ऑप्शन 1 तो क्या है, करेक्ट है। ऑप्शन 1 करेक्ट है, हमको तो इनकरेक्ट चूज़ करना है, तो ये तो हमारा आंसर नहीं रहेगा। अब आप सेकेंड ऑप्शन को देखिए, एल ऑफ एस यूनियन टी इज इक्वल टू एल ऑफ एस प्लस एल ऑफ टी। एल ऑफ एस यूनियन टी इज इक्वल टू एल ऑफ एस प्लस एल ऑफ टी। ठीक है, ठीक है। अब देखिए इसको सॉल्व करना है। अभी अभी हमने क्या प्रूव किया है कि S प्लस टी अगर दोनों सब स्पेस है तो सब स्पेस का एडिशन किसके इक्वल होता है, L ऑफ S यूनियन T के। अब मुझे बताइए S सब स्पेस है, S अगर सब स्पेस है तो इसका क्या मतलब हुआ, LS का, LS का मतलब तो हुआ S, और L ऑफ T का क्या मतलब हुआ T। इसका मतलब L ऑफ S यूनियन T किसके इक्वल आ रहा है, S प्लस T। तो ये तो ट्रू है ये स्टेटमेंट। ये तो 2 एक्चुअली अगर आप इसको सही से लिखे तो ये तो क्या है, 1 के इक्विवेलेंट ही है। इसका मतलब ये भी आंसर नहीं हो सकता, इट इज़ ऑल्सो करेक्ट स्टेटमेंट। अब ऑप्शन नंबर 3 को देखते हैं, इसमें क्या लिखा है, S अगर LT में कंटेंट हो रहा है तो इम्प्लाइज एंड इम्प्लाइड बाय LS किस में कंटेंट होगा, LT में। तो ऑप्शन नंबर 3 में क्या लिखा है, अगर S कंटेंट हो रहा है LT में तो हमें प्रूव करना है कि LS किस में कंटेंट होगा, L ऑफ T में। अब L ऑफ T क्या आएगा, क्योंकि T सब स्पेस है तो ये क्या आ गया, S अगर T में कंटेंट हो रहा है इम्प्लाइज एंड इम्प्लाइड बाय S कंटेंट इन T। ये तो दोनों स्टेटमेंट सेम ही है, इसका मतलब ऑप्शन नंबर 3 भी क्या होगा, करेक्ट। तो ये भी आंसर नहीं हो सकता। अब L ऑफ LT इज इक्वल टू LT। अब ये इसको आप चेक करिए, L ऑफ LT किसके इक्वल लाना है हमें, LT के इक्वल। मुझे बताइए LT कितना आएगा, T सब स्पेस है तो ये तो T आएगा, और ये कितना आएगा T, और L इस पे जब अप्लाई करेंगे तो ये भी फिर से कितना आएगा T। दोनों साइड्स क्या आ रही है, सेम। इसका मतलब ऑप्शन नंबर 4 भी क्या है, करेक्ट है। तो ये भी नहीं हो सकता। एक्चुअली क्या होना चाहिए इसमें, सब स्पेस की जगह या तो सब सेट देना चाहिए इन्हें, ठीक है, तो फिर यहाँ पर ये स्टेटमेंट बनता। ठीक है, अगर ये सबसेट देता और कुछ इस तरीके से पूछता तो फिर बनता। ठीक है, तो मैं अगर सॉल्व कर रही हूँ तो यहाँ पर तो कोई भी करेक्ट स्टेटमेंट, सारे के सारे करेक्ट है, इनकरेक्ट इनमें से कोई भी नहीं लग रहा है। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 22, इफ fx equals to x into x minus 1 into x minus 2 for all x belongs to 0 to half open interval satisfies Lagrange mean value theorem। आपको Lagrange mean value theorem के बारे में बोला गया है कि ये फंक्शन जो है ये इस थ्योरम को सेटिस्फाई कर रहा है। एट पॉइंट x इक्वल टू c देन वैल्यू ऑफ c की आपको वैल्यू निकालनी है। तो पहले तो हम समझते हैं कि Lagrange मीन वैल्यू थ्योरम क्या कहती है। Lagrange मीन वैल्यू थ्योरम जो है ये रियल एनालिसिस के कोर्स में हम पढ़ते हैं। अगर फंक्शन f(x) ये कंटिन्यूस है इन इंटरवल, इन क्लोज इंटरवल a टू b, ये पहली कंडीशन होनी चाहिए। दूसरी कंडीशन होनी चाहिए कि f(x) इज़ डिफरेंशिएबल इन ओपन इंटरवल a टू b, क्योंकि एंड पॉइंट पे हम डिफरेंशिएबिलिटी डिफाइन नहीं करते हैं, इसलिए ओपन इंटरवल में आपको इसको डिफरेंशिएबल लेना है, क्लोज इंटरवल में हम इसको कंटिन्यूस ले रहे हैं। देन देयर एग्जिस्ट अ पॉइंट c बिटवीन a टू b ओपन इंटरवल, a और b के बीच में एक पॉइंट c एग्जिस्ट करेगा सच दैट f डैश c किसके इक्वल होगा, एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए। ये किसका स्टेटमेंट है, Lagrange मीन वैल्यू थ्योरम, LMVT जिसको हम कहते हैं। ठीक है, अब f डैश c का क्या मतलब होता है, f डैश c का ज्योमेट्रिकल मीनिंग है स्लोप। ठीक है, टेंजेंट का जो स्लोप होगा वो, मतलब अगर कोई आपके पास फंक्शन है, ठीक है, और इस पॉइंट पे जो टेंजेंट बनेगा इसका जो स्लोप होगा वो क्या है, f डैश c। ये पॉइंट मान लो c, और मान लो ये पॉइंट a होगा, ये b, अगर x एक्सिस पे हम ड्रॉ करेंगे। और अगर राइट हैंड साइड को देखें तो ये क्या है, एफ बी माइनस एफ ए और a माइनस अपॉन बी माइनस ए। ये पॉइंट a होगा, ये पॉइंट b होगा। तो एफ बी माइनस एफ ए, एफ बी कहाँ पे होगा, यहाँ पर एफ बी होगा, और ये जो पॉइंट है ये एफ ए होगा। इनका डिफरेंस मतलब ये डिफरेंस डिवाइडेड बाय इतना डिफरेंस, तो ये तो क्या आ गया, इस सीकेंट का स्लोप है। इसका मतलब ये हुआ कि ये दोनों स्लोप इक्वल है, इसका मतलब ये दोनों लाइंस क्या है, पैरेलल है। तो Lagrange मीन वैल्यू थ्योरम हमें क्या बताती है कि टेंजेंट जो होगा वो किसके पैरेलल होगा, सीकेंट के।
एट सम पॉइंट सी, कोई ना कोई एक ऐसा पॉइंट मिलेगा उस इंटरवल में जहां पर टेंजेंट एग्जैक्टली किसके पैरेलल आ रहा होगा, सीकेंट के पैरेलल आ रहा होगा। ये तो इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग हुआ। अब हमको तो इस सी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब इंटरवल क्या दिया हुआ है, 0 to ½ पहले देखिए कि क्या ये सारी कंडीशन लेग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम की सेटिस्फाई कर रहा है। तो ये क्या है, फंक्शन पॉलिनोमियल है, एवरी पॉलिनोमियल इज कंटिन्यूअस, डिफरेंशिएबल भी होता है हर जगह, तो इस इंटरवल में भी होगा। तो इस इंटरवल में आपको सी जरूर मिलेगा जो 0 से ½ के बीच में लाई करेगा और उसकी आपको वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। एफ एक्स हमें कितना दिया है, x(x-1) इंटू x-2, ठीक है, x(x-1) इंटू x-2, और इंटरवल जो दिया है वो दिया है 0 से ½ लेग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम की सारी कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है। हम एक बार एफ एक्स को मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये कितना रहेगा, x² -x -2x मतलब -3x + 2, x को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो x³ -3x² + 2x, ये आ गया 3 डिग्री पॉलिनोमियल। अब हमें पता है कि हमें f' निकालना होता है लेग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम के लिए, तो f' हम फाइंड आउट कर लेते हैं पहले से ही, 3x² -6x + 2। अब हम वैल्यू पुट करेंगे इस फॉर्मूले में, ये जो स्टेटमेंट है इसमें हम पुट करेंगे। स्टेटमेंट क्या है लेग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम का, f' = fb, fb का मतलब होगा f½ -f(0), ये इंटरवल का फाइनल पॉइंट, ये इनिशियल पॉइंट, ये a है और ये क्या है b, अपॉन ½ - 0। अब वैल्यूज पुट कर दीजिए, f', तो यहाँ पर होगा 3c² -6c + 2 = f(½ ½ आपको पुट करना है, तो हाफ जैसे ही आप यहाँ पुट करेंगे, यहाँ पर आप पुट कर सकते हैं डायरेक्ट, तो 1/2 ये हो जाएगा। तो f(½ हमको निकालना है, तो कितना होगा, 1/2 माइनस का 1/2 एंड 1/2 - 2 कितना होगा, माइनस का 3/2, तो टोटल कितना आएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 3/8। तो ये वैल्यू कितनी आ गई, 3/8। और जब हम 0 रखेंगे तो 0 यहाँ पर रखिए, x बाहर है तो ये तो कितना आ जाएगा, 0 डिवाइडेड बाय ½ ये 2 कटेगा 8 से तो 4 हो जाएगा, इसका मतलब 3/4। तो 3c² -6c + 2 कितना आ गया, 3/4। 4 को जब हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये आ जाएगा 12c², 24c + 8 = 3, 3 को इधर शिफ्ट कर देते हैं, तो 12c² -24c + 5 = 0। अब ये यहाँ पर हमें c की 2 वैल्यू मिलेगी, 6 + √21/6 और दूसरी वैल्यू मिलेगी 6 - √21/6। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये 2 वैल्यूज़ मिलेंगी। अब c हमारे पास इंटरवल जो है वो है 0 to ½ √21 की वैल्यू होती है नियरली 4.5, तो अगर हम यहाँ पर रखें तो ये हो जाएगा 6 + 4.5 दैट मीन्स 10.5, 10.5/6 इट इज़ बिगर देन 1, ठीक है। तो ये अगर इस वैल्यू को कंसीडर करें तो ये तो 1 से ज़्यादा आ रही है, इस इंटरवल से बाहर जा रहा है c, तो ये पॉसिबल नहीं है। इसको अगर आप देखें तो 6 - 4.5 दैट मीन्स 1.5 समथिंग हमारे पास बचेगा। 6 से जब डिवाइड करेंगे तो ये वैल्यू पॉजिटिव है और ½ से छोटी आ रही है, ठीक है। तो ये वैल्यू क्या रहेगी, c की वैल्यू हो जाएगी 6 - √21/6। अब अगर आप इन ऑप्शंस में से देखें तो ऑप्शन नंबर 2 जो है 6 - √21/6 ये करेक्ट हो जाएगा। सो नेक्स्ट, द एसिम्प्टोट ऑफ कर्व, ये आपको एक कर्व दिया हुआ है, ठीक है। ये कर्व की इक्वेशन है x × x - y होल स्क्वायर -3 x² - y² + 8y = 0। इसके आपको एसिम्प्टोट निकालना है। तो हमारे पास इक्वेशन क्या है, इसको एक बार लिख लेते हैं, x - y होल स्क्वायर -3 x² - y² + 8y = 0, ये इक्वेशन है। इसके लिए एसिम्प्टोट निकालने हैं, तो देखिए एसिम्प्टोट जो होते हैं वो 2 तरीके के एसिम्प्टोट आते हैं। पहला जो आप पढ़ते हैं वो होता है रेक्टेंगुलर एसिम्प्टोट, और जो दूसरा टाइप का एसिम्प्टोट है उसको हम बोलते हैं ऑब्लिक एसिम्प्टोट। रेक्टेंगुलर एसिम्प्टोट का मतलब होगा कि द एसिम्प्टोट विच इज़ ईदर पैरेलल टू x एक्सिस और पैरेलल टू y एक्सिस, ठीक है। जो x एक्सिस के या y एक्सिस के पैरेलल हो उन एसिम्प्टोट को हम क्या कहेंगे, रेक्टेंगुलर एसिम्प्टोट, और जो न तो x एक्सिस के पैरेलल हो न y एक्सिस के पैरेलल हो उनको हम बोलेंगे ऑब्लिक एसिम्प्टोट।
अब यहाँ पर इस इक्वेशन, ये जो गिवन इक्वेशन है, इसको अगर आप एक्सपेंड करके लिखिए, खोल कर लिखिए, जैसे ये ब्रैकेट है, यहाँ पावर 2 है और बाहर x है, तो डिग्री 3 की ये इक्वेशन बनेगी। ठीक है, ये एक्चुअली पॉलिनोमियल है इन x एंड y, और डिग्री कितनी रहेगी इसकी 3। जितनी डिग्री है इक्वेशन की उतने ही नंबर ऑफ एसिम्प्टोट मिल सकते हैं। तो आपको यहाँ पर 3 एसिम्प्टोट्स मिलेंगे। ठीक है, और ऑप्शंस में आप देख सकते हैं 1, 2 और 3। हर ऑप्शन में 3 आपको कर्व्स की इक्वेशन दी हुई है, 3 स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन दी हुई है। तो ये इनमें से कोई ना कोई एसिम्प्टोट होगा। ठीक है, तो इसके हमें ये तो पता चल गया कि नंबर ऑफ एसिम्प्टोट कितने होने वाले, 3, क्योंकि इसकी डिग्री 3 है। अब सबसे पहले आपको क्या करना है, जब भी एसिम्प्टोट का क्वेश्चन पूछा जाए तो रेक्टेंगुलर एसिम्प्टोट को पहले आप फाइंड आउट कर लीजिए। ठीक है, कई बार ऐसा हो जाता है कि रेक्टेंगुलर एसिम्प्टोट ही सारे एसिम्प्टोट कवर कर लेंगे। अब नंबर तो आपको पता है कि 3 इसमें एग्जिस्ट करेंगे, मैक्सिमम 3 होंगे। ठीक है, मान लेते हैं कि एक पैरेलल टू x एक्सिस आ गया और 2 पैरेलल टू y एक्सिस आ गए। इसका मतलब यहीं पर हमारे नंबर ऑफ एसिम्प्टोट कंप्लीट हो गए, हम ऑब्लिक एसिम्प्टोट पे नहीं जाएंगे। ऑब्लिक एसिम्प्टोट को निकालने का अलग मेथड है जिसको हम आगे डिस्कस करेंगे। अब पहले हम देख लेते हैं कि रेक्टेंगुलर एसिम्प्टोट कैसे निकालने हैं। ये इक्वेशन है, इसको एक बार आप खोल कर लिख लीजिए। तो इस ब्रैकेट को जब ओपन करेंगे तो ये खुलेगा x² + y² - 2xy। तो मैं यहाँ लिख लेती हूँ x² + y² - 2xy -3x² + 3y² + 8y = 0। अब मल्टीप्लाई कर देते हैं x को भी, तो अपने पास आएगा x³ + xy² - 2x²y - 3x² + 3y² + 8y = 0। अब रेक्टेंगुलर एसिम्प्टोट निकालने के लिए आपको क्या करना है, पहले हम निकालेंगे पैरेलल टू x एक्सिस। x एक्सिस के पैरेलल निकालने के लिए आपको क्या देखना है, x की हाईएस्ट पावर जो है उसके कोफिशिएंट को 0 करना है। अब आप देखिए इसमें x की हाईएस्ट पावर क्या है, x की हाईएस्ट पावर है 3, इसके कोफिशिएंट को 0 करिए। अब इसका कोफिशिएंट तो क्या है यहाँ पर 1, तो 1 को 0 रखेंगे तो कोई, ये तो एब्सर्ड है। इसका मतलब देयर इज़ नो एसिम्प्टोट पैरेलल टू x एक्सिस, x एक्सिस के कोई भी पैरेलल एसिम्प्टोट नहीं होगी। ठीक है, अब हम निकालेंगे एसिम्प्टोट पैरेलल टू y एक्सिस। इसका मतलब y की हाईएस्ट पावर के कोफिशिएंट को इक्वेट करना है 0 से। अब y की हाईएस्ट पावर देखिए, यहाँ 2 आ रही है, y की पावर ये तो 1 है और 2, इसका मतलब मैक्सिमम पावर 2 है और उसका कोफिशिएंट लेना है। तो यहाँ पर भी y² है, यहाँ पर भी y² है। आपको क्या करना है, पहले y² को कॉमन ले लेना है। y² को जब कॉमन लेंगे तो आपके पास क्या टर्म आएगी, x + 3y² और कुछ ये इक्वेशन है, तो आपको कोफिशिएंट को 0 करना है। तो इसका मतलब x + 3 = 0। तो ये मेरे पास एक एसिम्प्टोट आ गया जो किसके पैरेलल है, y एक्सिस के पैरेलल। अब अगर आप ऑप्शंस को देखेंगे तो यहाँ पर देखिए, फर्स्ट में लिखा है x - 3 = 0, सेकेंड में x + 3 = 0 और बाकी सभी ऑप्शन में यही लिखा है। इसका मतलब फर्स्ट ऑप्शन तो नहीं हो सकता, यहीं से डिस्कार्ड हो गया क्योंकि ये नहीं आ रहा है, x + 3 आना चाहिए। अब आगे के 2 एसिम्प्टोट अपन को निकालने पड़ेंगे क्योंकि यहाँ पर इतना काम करने से सिर्फ एक ही ऑप्शन डिस्कार्ड हुआ है। अब रेक्टेंगुलर एसिम्प्टोट हमने दोनों चेक कर लिए और यहाँ से हमारा एक ही एसिम्प्टोट निकला है। इसका मतलब बाकी के जो 2 एसिम्प्टोट होंगे वो न तो पैरेलल होंगे x एक्सिस के, न ही y एक्सिस के, उनको क्या कहेंगे हम, ऑब्लिक एसिम्प्टोट। तो अब ऑब्लिक एसिम्प्टोट निकालने का हम मेथड देखते हैं। मैंने यहाँ पर कुछ स्टेप्स लिखे हैं, उनको आप देखिए। एसिम्प्टोट जो होता है वो क्या होता है, इक्वेशन मतलब लाइन होता है। एसिम्प्टोट बेसिकली क्या है, लाइन। ठीक है, स्ट्रेट लाइन। और स्ट्रेट लाइन को हम किस तरीके से लिख सकते हैं, y = mx + c, ये किसी भी स्ट्रेट लाइन का स्लोप फॉर्म है। तो एसिम्प्टोट जो है उसकी इक्वेशन किस फॉर्म में होगी, y = mx + c, इस तरह का ही दिखेगा। अब आपको क्या करना है, कर्व की जो इक्वेशन है उसमें क्या होगा, वो कर्व की इक्वेशन x y फॉर्म में है। तो आपको क्या करना है, n डिग्री की टर्म्स को अलग सेपरेट कर देना है, n - 1 डिग्री की टर्म्स को अलग कर देना है, मतलब ग्रुप कर रहे हैं अपन। जैसे अगर मैं इस एग्जांपल में बताऊं तो यहाँ पर 3 डिग्री की टर्म्स एक साथ हो जाएगी। तो 3 डिग्री की टर्म्स कितनी हुई, x³ भी 3 डिग्री का है, xy² भी 3 डिग्री का है, ये भी 3 डिग्री का है। तो ये सब मेरे पास 3 डिग्री की, तो ये एक ग्रुप बन गया, इसको हम बोलेंगे φ3। फिर आपको 2 डिग्री की टर्म्स को कलेक्ट करना है, ये वाला जो ग्रुप है ये हो जाएगा φ2। और फिर 1 डिग्री की टर्म को कलेक्ट करना है, ये हो गया φ1। और फिर जो कांस्टेंट होगा लास्ट में क्या आ सकता है, कांस्टेंट, जो कि इस वाले एग्जांपल में नहीं है। तो मतलब φn मतलब nth डिग्री की टर्म का ग्रुप है,
ये n-1th डिग्री की टर्म का ग्रुप है और इस तरीके से, और लास्ट में कांस्टेंट हो सकता था। इस इक्वेशन में हमारे पास कोई भी कांस्टेंट नहीं है, हो सकता था यहाँ +2 = 0 दे देते तो वो 2 क्या रहता, k जो है वो रहता, ठीक है। फाई n क्या है, हाईएस्ट डिग्री टर्म जो है वो फाई n है, जैसे अपने केस में फाई 3 है। इतना करने के बाद, मतलब ग्रुप बनाने के बाद आपको रिकॉग्नाइज करना है कि फाई n कौन है, फाई n-1 कौन है, दैट्स इट, ठीक है। आप वहाँ कोई ग्रुप वगैरह नहीं बनाएंगे, आप बस कर्व की इक्वेशन को एक्सपेंड करके लिख देंगे। उसके बाद आपको क्या करना है, x = 1 और y को क्या पुट करना है, m। x को तो पुट करना है 1 और y को पुट करना है m, फाई n x y में। मतलब हाईएस्ट डिग्री की जो टर्म्स हैं उन सब में x की जगह 1 और y की जगह m पुट करके फिर उसको हम इक्वेट, अब वो किस में आ जाएगा, पहले वो एक्स वाई में है, फाई n किसकी टर्म में, x और y में। अब x की जगह तो मैंने रख दिया 1 और y की जगह m, तो फाई n किस में कन्वर्ट हो गया, कंप्लीट फाई n m में, मतलब m का फंक्शन है। इसको जब आप 0 के इक्वेट करेंगे तो हमको m की कुछ वैल्यूज़ मिलेगी, m की मान लो m1 m2 इस तरीके से वैल्यूज़ मिल रही है। अब आप क्या करेंगे, इस इक्वेशन का यूज़ करेंगे c फाइंड आउट करने के लिए। देखिए एसिम्प्टोट की जो इक्वेशन आपने लिखी है y = mx + c, इसमें अननोन कौन है, एक तो m और एक c। तो m तो आपको किस तरीके से निकालना है कि हाईएस्ट डिग्री की टर्म्स जो है उनको 0 करके उसमें x की जगह 1 और y की जगह m रख के वहाँ से m की वैल्यूज़ मिल जाएंगी। अब m की वैल्यूज़ मिल गई, इनके कोरस्पॉन्डिंग, हर m की कोरस्पॉन्डिंग हमको क्या निकालना है, c निकालना है। c निकालने के लिए हम ये वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे, c फाई n-m + फाई n-1m = 0। कब, तो यहाँ पर मैंने लिख दिया है इफ़ m इज़ नॉन रिपीटेड रूट, मतलब अगर रूट्स डिस्टिंक्ट आ रहे हैं सारे के सारे, कोई भी रिपीट नहीं हो रहा है, उनके लिए आप क्या फॉर्मूला यूज़ करेंगे, ये वाला c × फाई n-, मतलब हाईएस्ट डिग्री जो टर्म्स है उनका डेरिवेटिव कर देंगे प्लस उससे 1 डिग्री कम, अपने केस में 3 है तो फाई 3- और यहाँ आ जाएगा फाई 2 = 0। m की वैल्यू तो हमारे पास है तो हम यहाँ रखेंगे इन दोनों में और c की वैल्यू निकाल लेंगे। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि रूट जो है वो रिपीट करे। इफ़ m इज़ अ रिपीटेड रूट, अगर m क्या है, रिपीटेड रूट है, तो फिर आपको क्या इक्वेशन यूज़ करनी है, ये वाली इक्वेशन यूज़ करनी है। इसमें क्या होगा, c² 2 फाई n c फाई n-1 + फाई n-2, मतलब nth डिग्री वाला, फिर n-1th डिग्री वाला, फिर n-2th डिग्री वाला। इस तरीके से आपको ये लिख देना है, ठीक है। और फिर m और c की वैल्यूज़ मिल जाएंगी, उनको सब्सटीट्यूट करेंगे तो फिर हमें y = mx + c मिल जाएगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपन। हमारे केस में फाई 3 कितना है, x³ + xy² - 2x² y। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं फाई 3 इज़ x³ + xy² - 2xy², सॉरी -2x² y। ये है फाई 3। अब फाई 3 में आपको क्या करना है, सबसे पहले x की जगह 1 और y की जगह m, जैसे ही आप रखेंगे तो फाई 3 फंक्शन बन जाएगा m का 1 + m² - 2m = 0। और ये तो क्या है, m-1 का होल स्क्वायर = 0। इसका मतलब m की 2 वैल्यूज़ आ गई 1 और 1। वैसे भी हमको 2 एसिम्प्टोट निकालने हैं तो 2 वैल्यूज़ आएंगी m की। यहाँ पर रिपीटेड रूट है, रिपीटेड रूट है अगर, तो हम कौन सा फॉर्मूला यूज़ करेंगे, ये वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे। यहाँ पर आपको क्या करना है, c² 2 फाई n-m। तो देखिए एक बार मैं लिख लेती हूँ फॉर्मूले को, c² 2 फाई n की जगह हमारे पास 3 है, फाई 3m + c फाई 2m + फाई 1m = 0, ठीक है। ये फॉर्मूला है। अब यहाँ से हमें फाई 3 तो हमारे पास है, फाई 2 कितना है, -3x² + 3y² और फाई 1 है 8y। तो इनकी वैल्यूज़ हम लिख लेते हैं कि फाई 2 तो हमें क्या दिया हुआ है, -3x² + 3y² और फाई 1 जो है वो कितना है, 8y। ये कितना है, 8y। अब चलिए इस इक्वेशन में हम सब वैल्यूज सब्सटीट्यूट करते हैं, पर हमें चाहिए फाई 3 ये क्या है, फाई 3, ये कितना है, फाई 3। तो हमें इसकी हेल्प से क्या निकालना है, इसका डेरिवेटिव कर देते हैं एक बार, तो कितना आएगा 2m - 2, और फिर जब डबल डेरिवेटिव करेंगे तो ये कितना आएगा 2। तो ये वैल्यू आप यूज़ करेंगे यहाँ पर। तो देखिए ये इक्वेशन किस में कन्वर्ट हो जाएगी, c² 2 × 2 + c
फाई टू एम जो है वो ये वैल्यू है, तो यहाँ पर फाई टू एम का क्या मतलब है, x की जगह 1 और y की जगह m रखना है। तो -3 + 3m² प्लस 8m = 0। अब m की जगह हमारे पास क्या है, ये तो हमने अभी m की टर्म्स में निकाला है, m की जगह हमें क्या यूज़ करना है, 1, ये वाला रूट आया है, ठीक है। तो जैसे ही आप 1 सब्सटीट्यूट करेंगे ये तो कैंसिल हो गया, c² प्लस यहाँ पे 1 रखेंगे तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, और यहाँ पे 1 रखेंगे तो ये क्या आएगा, 8। एक्चुअली यहाँ पर फॉर्मूले में क्या होना चाहिए, फाई टू डैश होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे बाय मिस्टेक मतलब φ3 φ2 डैश होना चाहिए। यहाँ पर भी फॉर्मूले में φn-1 डैश कर दीजिए आप, ठीक है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, ये तो φ2 की वैल्यू है, हम क्या रखेंगे φ2 डैश, तो ये कितना आएगा, इसका डेरिवेटिव जब करोगे तो 6m। अब ठीक है, अब जब m की जगह 1 रखेंगे तो ये कितना आएगा, 6c प्लस 8 = 0। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, c की वैल्यू निकाल लेंगे, वो आएगी -6 + -b² -4ac। तो 8 × 4 मीन्स 32 डिवाइडेड बाई 2। 36 - 32 4 होगा, 4 का स्क्वायर रूट 2 निकलेगा। तो ये रूट्स क्या होंगे, c की वैल्यू क्या मिलेगी, सेकेंड, c की क्या वैल्यू मिलेगी, -6 + -2 डिवाइडेड बाय 2। तो यहाँ से जब आप माइनस साइन कंसीडर करेंगे तो -6 - 2/2 मीन्स -8/2, दैट इज -4। एक तो ये वैल्यू मिल गई और दूसरी c की वैल्यू -6 + 2/2। इसका मतलब क्या होगा, -4/2 -2। तो c की हमारे पास दो वैल्यू आ रही है, -4 एंड -2 कोरोस्पॉन्डिंग टू m = 1। तो एसिम्प्टोट की इक्वेशन कैसे लिखते हैं, y = mx + c। अब यहाँ पर दो एसिम्प्टोट मिलेंगे, y = m तो कितना है 1, तो x -4, और दूसरी में हम क्या रखेंगे, x -2। इसको हम क्या लिख सकते हैं, x, y को इधर शिफ्ट कर दीजिए और कांस्टेंट को लेफ्ट हैंड साइड में, तो ये आ जाएगा x - y = 4। इसको हम क्या लिख सकते हैं, x, इसको इधर शिफ्ट कीजिए, -y = 2। तो ये दो एसिम्प्टोट आ गए, x - y = 4 एंड x - y = 2। अब हम देखते हैं, ऑप्शंस को चेक करते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या है, ये वाला ऑप्शन तो ठीक है, x + 3 = 0 तो सब में आ रहा है। फिर हमने क्या निकाला है, x - y = 4 एंड x - y = 2, तो ये करेक्ट है। यहाँ पर इन्होंने कांस्टेंट -4 - 2 रखा है, यहाँ पर पॉजिटिव कर दिया, तो ये तो सब क्या है, गलत है। तो ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट वन। पहले जब भी एसिम्प्टोट का क्वेश्चन पूछा जाए, पहले आपको क्या करना है, रेक्टेंगुलर एसिम्प्टोट निकालने हैं, जितने बन जाए रेक्टेंगुलर एसिम्प्टोट, फिर आप ऑप्शंस को एक बार चेक कर लीजिए। कई बार हो सकता है कि 3 ऑप्शंस डिस्कार्ड हो जाए उतना देखने पे ही, तो फिर फाइनल आंसर हमें मिल ही जाएगा। लेकिन यहाँ पर जैसे सिर्फ एक ही ऑप्शन डिस्कार्ड हो रहा है, दैट मीन्स ऑब्लिक वाले जो बचते हैं उनको भी हमें निकालना पड़ेगा। तो आपको ये दो फॉर्मूले ध्यान में रखने हैं, ठीक है। एक तो सी जो निकालना है ना, उसका फॉर्मूला ध्यान में रखना है कि अगर नॉन रिपीटेड रूट है तब तो ये बेसिकली ये फॉर्मूला यूज़ कर लेंगे, और जब रिपीटेड रूट होंगे तो ये फॉर्मूला यूज़ कर लेंगे। नेक्स्ट चलते हैं, next is question number 24. If T is a linear transformation defined from a vector space Vf to V'(f), where Vf is finite dimensional, then which of the following is true? अब यहाँ पर देखिए आपको क्या क्या चीज़ें गिवन है। पहली चीज़ है कि आपको एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन दिया है T, ठीक है। T क्या है, एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है जिसका डोमेन V है और को डोमेन क्या है, V'। दैट मीन्स T जो है वो V से V'। लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन एक वेक्टर स्पेस से दूसरे वेक्टर स्पेस पे हम डिफाइन करते हैं, लेकिन दोनों वेक्टर स्पेस जो हैं वो एक ही फील्ड पे डिफाइंड होने चाहिए। मतलब V के लिए अगर आप फील्ड F यूज़ कर रहे हैं तो को डोमेन जो है V' वो भी कहाँ पर होना चाहिए, ओवर द फील्ड F। ये कंडीशन होनी चाहिए, ठीक है। Vf जो है उसके बारे में एक और कंडीशन गिवन है कि Vf इज़ फाइनाइट डायमेंशनल। V' का आपको कुछ नहीं दिया है, लेकिन V कैसा है, फाइनाइट डायमेंशनल है। फाइनाइट डायमेंशन है तो इसका बेसिस एग्जिस्ट करेगा जिसमें फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे, ठीक है। देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, ट्रू स्टेटमेंट हमको क्या करना है, चूज करना है। तो रैंक, डायमेंशन और नलिटी में रिलेशन है। अगर आप ऑप्शन को देखें तो आपने एक रैंक नलिटी थ्योरम पढ़ी होगी, और रैंक नलिटी थ्योरम जो है वो क्या कहती है, रैंक नलिटी थ्योरम कहती है कि इफ़ T इज़ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस टू सम अदर वेक्टर स्पेस,
एक फाइनाइट डायमेंशन वेक्टर स्पेस से किसी और वेक्टर स्पेस पे अगर लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है तो रैंक ऑफ टी प्लस नलिटी ऑफ टी किसके इक्वल होगा? डायमेंशन ऑफ डोमेन, डायमेंशन ऑफ वी। और क्योंकि इसमें आप डायमेंशन ऑफ वी यूज़ कर रहे हैं तो आप तभी यूज़ कर सकते हैं जब ये क्या हो? फाइनाइट हो। इसीलिए इसको क्या बोल देते हैं कि ये फाइनाइट डायमेंशनल होना जरूरी है। तो इसको रैंक नलिटी थ्योरम बोलते हैं। आपको याद रखना है रैंक प्लस नलिटी किसके इक्वल होता है? डायमेंशन ऑफ वी के। तो इन ऑप्शन में से आप चूज़ कर सकते हैं। ये देखिए रैंक प्लस डायमेंशन ऑफ वी, नहीं ये तो गलत है। रैंक प्लस नलिटी इक्वल्स टू डायमेंशन ऑफ वी, ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट वन। तो ये डायरेक्ट स्टेटमेंट है, इसको तो आप इजीली कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, यहाँ पर देखिए ये न्यूमेरिकल एनालिसिस से क्वेश्चन लिया गया है। एक्स की वैल्यूज़ दी हुई है 0, π/6, π/3, π/2 और फंक्शन जो है वो कितना है? e⁻sin x। फंक्शन क्या दिया हुआ है? e⁻sin x। और फंक्शन की भी इन x पे फंक्शनल वैल्यूज़ भी गिवन है, ये सब जिनको आपको यूज़ करना है, ठीक है। देन बाय सिम्पसन्स 3/8 रूल, तो 3/8 रूल जो है इसको हमको यूज़ करना है और किसकी वैल्यू निकालनी है? 0 to π/2, क्योंकि ये कहाँ से गिवन है? 0 से लेकर π/2 तक। तो इंटीग्रल किसका करना है? फंक्शन e⁻sin x। तो ये इंटीग्रेशन निकालना है बाय यूजिंग सिम्पसन्स रूल, ठीक है। तो सबसे पहले मैं सिम्पसन्स 3/8 रूल जो है उसको मैं बता देती हूँ। सिम्पसन्स 3/8 रूल जो है वो न्यूमेरिकल मेथड है, मतलब ये क्या करेगा? किसी भी डेफिनेट इंटीग्रल की वैल्यू दे देगा आपको, अप्रॉक्सीमेट वैल्यू, नॉट एग्जैक्ट बट इट विल गिव यू अप्रॉक्सीमेट वैल्यू। और हम 3 मेथड्स पढ़ते हैं, ठीक है। पहला पढ़ते हैं हम ट्रेपेजॉइडल, फिर सिम्पसन्स 1/3, सिम्पसन्स 3/8 रूल। ये तीनों के तीनों जो रूल्स हैं, मेथड्स हैं, वो इस तरह के डेफिनेट इंटीग्रल को, डेफिनेट का मतलब है जिसमें लिमिट गिवन हो, उनको सॉल्व करेंगे और हमको अप्रॉक्सीमेट वैल्यू देंगे। तो सिम्पसन्स 3/8 रूल क्या कहता है कि अगर आपको इंटीग्रेशन करना है फ्रॉम a to b किसी फंक्शन f(x) का, तो इसका वैल्यू कितनी होगी? इसकी वैल्यू 3/8 h मतलब जितना इंटरवल के बीच का जो डिफरेंस है वो, ठीक है। y0 प्लस yn, y0 y जो है वो फंक्शनल वैल्यू है, तो फर्स्ट वाली जो फंक्शनल वैल्यू है और लास्ट वाली, प्लस 3 टाइम्स y1 प्लस y2 प्लस y4 प्लस yn-1 और 2 टाइम्स y3 y6 y9। इसका क्या मतलब है कि पहले तो पहली और लास्ट वाली को ऐड कर देना है, 3 को मल्टीप्लाई करना है बाकी सब से जो 3 के मल्टीपल नहीं है, और 2 इंटू मल्टीपल ऑफ 3, y3 y6 ये सब इनको ऐड करके फिर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब चलिए अपने क्वेश्चन में हम समझते हैं। तो देखिए ये x0 है, ये x1 मानना है, इसको x2, इसको x3, तो इसके कोरस्पॉन्डिंग ये y0, y1, y2 एंड y3। अब फॉर्मूला क्या बनेगा अपना? 3/8 h y0 का मतलब हो गया 1 प्लस, एक बार मैं इस फॉर्म में लिख देती हूँ, y0 प्लस y3 प्लस 3 टाइम्स क्या आएंगी? वो सारी वैल्यू जो 3 के मल्टीपल नहीं है। अब मुझे बताओ इसमें 3 का अब बची क्या है? फाइनल, इनिशियल और फाइनल को ऐड कर दिया, बीच में ये बची है y1 और y2, दोनों ही 3 का मल्टीपल नहीं है। मल्टीपल किसको देखते हैं? सब स्क्रिप्ट को। ये y1 है, यहाँ पे 2 है, तो ये तो दोनों किस में आएगी? इसमें। और 2 टाइम्स करना होता है जो 3 के मल्टीपल है, जैसे y3 y6, तो y3 तो यहाँ इंक्लूड हो गया है, y6 तो है ही नहीं, तो ये वाली टर्म्स नहीं आएंगी, फॉर्मूला यहीं तक आएगा। तो आप क्या करेंगे? 3/8 h की कितनी वैल्यू है? तो कितना डिफरेंस है? 0 से π/6, ये इक्वल डिफरेंस ही दे के रखा होगा, तो ये मैं रख देती हूँ π/6। y0 प्लस y3 1 प्लस 2.71828, तो 1 जब ऐड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 3.71828 प्लस 3 टाइम्स y1 प्लस y2, इन दोनों को आप ऐड कर दीजिए इन वैल्यूज़ को रख के, और फिर आप क्या निकाल सकते हैं? इजीली आंसर निकाल सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर थोड़ी कैलकुलेशन होगी क्योंकि पाई से मल्टीप्लाई करना है, तो पाई की आपको क्या करना है? अप्रॉक्सीमेट वैल्यू लेके चलनी है 3.14। तो इसको डिवाइड करेंगे जब आप, तो आप ऐसे लिख सकते हैं कि लगभग हाफ 2 आएगा, और इस तरीके से अप्रॉक्सीमेट वैल्यू पे पहुंच सकते हैं। और इसका करेक्ट आंसर जो रहेगा वो ऑप्शन नंबर 1 है, ठीक है। और आप निकाल के क्रॉस चेक कर सकते हैं कि ये ठीक है या नहीं। तो आज की वीडियो में इतना ही। इससे नेक्स्ट जो वीडियो आएगी उसमें हम इससे आगे वाले क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, और इस तरीके से 3 से 4 वीडियोज़ मैं और लेके आऊँगी जिसमें ये कंप्लीट पेपर मैं करवा दूँगी। अगर आपको ये वीडियोज़ पसंद आ रही है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।